अगर आपको पता चले कि नमस्कार, नेता नगरी के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये ललन टॉप का वो वीकली पॉलिटिकल शो है जिसमें हफ्ते भर की सियासी सुर्खियों पर विस्तार से बात की जाती है। इस हफ्ते हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे के बारे में, हम बात करेंगे पटना में विपक्षी नेताओं के जमावड़े के बारे में, पर सबसे पहले हम बात करेंगे ललन टॉप की यूरोप यात्रा के बारे में जो शनिवार की सुबह से शुरू हो रही है। अगर आप ललन टॉप के दर्शक हैं और ललन टॉप वालों से मिलना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, संपादक से मिलना चाहते हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शहर हैं 5: स्टॉकहोम, बर्लिन, प्राग, वियना और ज्यूरिख। तारीखें आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। अगर आप इन शहरों में हैं या इसके आसपास हैं और ललन टॉप दर्शक मीट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप इस ईमेल आईडी पर अपना संपर्क भेजें। हमारी टीम आपसे बात करेगी और आपको तय जगह और समय बताएगी कम से कम 24-48 घंटे के एडवांस में। तो आइए यूरोप की सरजमी पर बैठ के हालचाल लेते हैं हिंदुस्तान का और दुनिया भर में फैले हिंदुस्तानियों का। और अब रुख करते हैं नेता नगरी के आज के मुख्य विषयों का, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे भारत अमेरिकी संबंधों की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेट विजिट पर अमेरिका गए हैं। इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह भी स्टेट विजिट पर 2009 में अमेरिका गए थे। उससे दशकों पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे राष्ट्रपति स्टेट विजिट पर गए थे। स्टेट विजिट क्या होती है? स्टेट विजिट से इतर कभी यूएन जनरल असेंबली के लिए, कभी क्वाड की मीटिंग के लिए जाना होता है। उन सब में क्या फ़र्क है, अगर ये आपको जानना हो तो हम आपको ललन टॉप शो का एक हिस्सा दिखवा देंगे जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब इस बातचीत में हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, विद्वान जुड़े हैं। उन विद्वानों का एक एक करके आपसे परिचय करवा देता हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में डेवलपिंग नेशंस की पॉलिटिक्स पढ़ाने वाले और अमेरिका की फॉरेन पॉलिटिक्स पढ़ाने वाले डॉक्टर मुक्तदार खान साहब। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। हमारे साथ जुड़े हैं 1974 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर रहे, यानी आईएफएस ऑफिसर राजीव डोगरा साहब। बहुत बहुत स्वागत है डोगरा साहब आपका नेता नगरी में। हमारे साथ तीसरी मेहमान हैं मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस में एसोसिएट फेलो, जो एक लंबे वक्त से, मतलब जितना वक्त युद्ध को हुआ है उतने ही लंबे वक्त से यूक्रेन युद्ध का यूरोप पर और दुनिया पर किस तरह से असर पड़ा, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर वो लगातार काम कर रही हैं। आप पहले भी उनसे मिल चुके हैं। स्वागत करिए डॉक्टर स्वस्ति राव का। सबसे पहले मैं रुक करूंगा डॉक्टर मुक्तदार खान आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अमेरिकी दौरा, अमेरिकी लोकल पॉलिटिक्स के लिए, भारतवंशियों की वहाँ पर प्रतिष्ठा के लिए, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इसको किस तरीके से इसका प्रचार किया जाएगा और आज के ग्लोबल ऑर्डर में इंडिया की क्या स्टैंडिंग है बदलती पोजीशंस और बदलते फैक्टर्स के हिसाब से, उसके हिसाब से इस पूरी यात्रा में जो बयान दिए गए, जो पैक्ट साइन हुए, आप किस तरह से देखते हैं? योर ओपनिंग रिमार्क सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो सर। जब इंडिया की 100th इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा और इंडिया की स्टोरी कही जाएगी तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स रहेंगे, इंडिपेंडेंस डे, फिर 1993-92 जो लिबरलाइजेशन हुआ, फिर बीजेपी की गवर्नमेंट 2014 में आई, बट आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे आज की तारीख होगी, बिकॉज आई थिंक टुडे इज द टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज हिस्ट्री। क्योंकि एक जो इंडिया के लिए जो बहुत ज़रूरी था, एंड एक्सेस टू टेक्नोलॉजीज जो करंट है, क्रिटिकल है, वो दरवाज़ा खुल गया है। सो आई थिंक इट्स लाइक सेइंग कि कोई बच्चा जो अच्छा क्रिकेट खेलता है उसको आप अच्छी बैट अगर दे दे तो इट विल चेंज हिज करियर। सो इंडिया हैज़ द टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी और रिसोर्सेज टू बेनिफिट। ये जो दरवाज़ा खुला है टेक्नोलॉजी का, तो उससे इंडिया बहुत फायदा उठाएगा। एंड आई थिंक साइंटिफिकली, टेक्नोलॉजिकली, डिफेंस, यू विल सी एन एक्सेलरेटेड ग्रोथ इंडिया में। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इकोनॉमिकली जो ये जो मीटिंग है अमेरिका और इंडिया की, इज टू मेक इंडिया द अल्टरनेटिव टू चाइना इन द ग्लोबल सप्लाई चेन। अगर वो होता है तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ जाएगी, जीडीपी भी बढ़ेगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, पर कैपिटा इनकम। सो इट्स गोइंग टू बी ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट। दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक तो इंडिया में एहसास हो चुका था कि इंडिया इज बिकमिंग ए मेजर पावर, लेकिन आज सारी दुनिया देख चुकी कि अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दो चीज़ें ज़रूर
इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव। और जो तीसरी चीज ये है कि जो इंडिया स्टोरी में कहा नहीं जाती कि इंडिया की डायस्पोरा हैज आल्सो प्लेड। तो एक किस्म से जुगलबंदी हो रही है, बिकॉज द डायस्पोरा इज डूइंग सो वेल, इंडिया की शान बढ़ती है, इंडिया का रिस्पेक्ट बढ़ता है, इंडिया की तरफ पॉजिटिव इमेज बनता है इन द एंटायर वर्ल्ड। और बिकॉज इंडिया इज ग्रोइंग एंड डूइंग सो वेल, जो डायस्पोरा है उसमें एकदम एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो वो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, एकेडमिकली अपने आप को जरा ज्यादा असर्ट करने लगे हैं। तो इन दैट सेंस ये जो जुगलबंदी हो रही है डायस्पोरा को लेकर और इंडिया को लेकर, इट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन दाल में थोड़ा सा काला जरूर है। फॉर एग्जाम्पल जो अमेरिकन डायस्पोरा है, खासतौर से यूरोप में भी, यहाँ पर एट होम वो बेसिकली लेफ्ट ऑफ सेंटर सपोर्ट करते हैं, जो बाइडन को सपोर्ट करते हैं। पिछले इलेक्शन में 74% इंडियन अमेरिकन बाइडन को वोट डाले थे, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में वो परसेंटेज भी बढ़ जाएगा और पैसे भी जो हम कंट्रीब्यूट करेंगे बाइडन को वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन इंडिया में हम राइट ऑफ सेंटर को सपोर्ट करते हैं। तो ये एक डाइकोटमी है, जहां हम रहते हैं वहां पे हम लेफ्ट ऑफ सेंटर को सपोर्ट करते हैं, जहां हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो वहाँ राइट ऑफ सेंटर। और मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो इवेंट है, इट इज़ डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए। लेकिन जिस तरह से इंडिया में मीडिया को मैं देख रहा हूँ, जिस तरह अमेरिका को मीडिया को, इट इज़ एज इफ के दो एंटायरली डिफरेंट एपिसोड्स को कवर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में इट इज़ ऑल अबाउट मोदी, इट इज़ ऑल अबाउट मोदी मैजिक, ये लफ्ज़ काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अमेरिका में ये एक्नॉलेजमेंट हो रहा है, अगर आप एडिटोरियल आफ्टर एडिटोरियल देख लिए, स्टेटमेंट आफ्टर स्टेटमेंट देखें, कि भाई इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन कैन वी अफोर्ड टू हैव अ रिलेशनशिप विद इंडिया व्हाइल इट्स डेमोक्रेसी इज ऑन डिक्लाइन। तो ये जो ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और बाज़ लोगों के लिए इंडिया और रशिया के ताल्लुकात, उसका जिक्र साइड बाय साइड हो रहा है कंसिस्टेंटली। इंडिया स्टोरी पॉजिटिव, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, लेकिन डिक्लाइनिंग डेमोक्रेसी। तो ये दोनों बातें साथ साथ हो रही हैं। एंड आई एम नॉट श्योर कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब अमेरिका आए थे दैट ही एंटिसिपेटेड कि डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स पे इतनी ज़्यादा तवज्जो होगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। राजीव डोगरा साहब, आप इस पूरी यात्रा को किस तरह से देखते हैं सर? पहले तो आज का प्रोग्राम का जो आप शीर्षक है सर, नेता नगरी की जगह अगर नेताओं की नगरी लिखते तो शायद बेहतर होता, क्योंकि वॉशिंगटन में दो नेताओं की जो मुलाकात है तो पूरी दुनिया में एटलीस्ट पिछले 2 दिन तो छाई हुई सर। सो मैं भी उसी नज़र से देख रहा हूँ कि टेलीविजन स्विच ऑन करते हैं या अखबार पढ़ते हैं तो ये विजिट की बात हो रही है। इसमें कोई अचंभा नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने खुद ही पहले ही घोषित कर दिया था कि हम इंडिया को इम्पोर्टेंट मानते हैं। और टोक्यो में बाइडेन साहब ने कहा था कि भाई मेरे को बहुत मुश्किल कर रहे हैं मोदी जी, क्योंकि इतना प्रेशर पड़ रहा है इन्विटेशंस के लिए कि मैं थक चुका हूँ। सो एक भूमिका बन गई थी, पर हर विजिट की कोई ना कोई महिमा होती है, कोई ना कोई इम्पोर्टेंस होती है, सुर्खियों में रहती है। उसकी रियल टेस्ट ये है कि जब सुर्खियां धुंधली पड़ जाती हैं तो विजिट की इम्पोर्टेंस कितनी बनी रहती है। तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि जो इंडिया की विजिट हुई है, मैं जान के इंडिया शब्द यूज कर रहा हूँ क्योंकि प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को, वो अपने आप को सिर्फ नहीं रिप्रेजेंट कर रहे। सो ये जो इंडिया की विजिट हुई है, ये इंडो अमेरिकन रिलेशंस में कितना बड़ा मोड़ लाएगी या कितनी नई दिशा दिखाएगी, ये अगले साल, 2 साल, 3 साल, और अगर कोई मुश्किलें हुई वो बताएंगी। 2 और चीज़ों की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ जो शायद सुर्खियों ने और टेलीविजन ने ऑब्जर्व किया हो पर इतना रिमार्क नहीं किया उसके ऊपर। पहला तो ये जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं, हैंडशेक के बाद जब जा रहे हैं वापस व्हाइट हाउस की तरफ, तो बाइडेन साहब मोदी जी का हाथ पकड़े हुए हैं, और जब उनकी धर्मपत्नी आती है वो देखते हैं कि बाइडेन साहब तो हाथ ही नहीं छोड़ना चाहते, तो उन्होंने उसके ऊपर रिमार्क किया और वो दूसरी साइड चली गई और मोदी जी का हाथ पकड़ा। सो इन ए वे वो सिंबॉलिक था कि रिलेशंस जो है पर्सनल लेवल की घनिष्ठता तो है ही, और एक स्ट्रेंथ आ रही है रिलेशंस। एक और चीज सर, जो प्राइवेट डिनर हुआ था
बाइडेन साहब का मोदी जी के लिए, उसमें जो मैंने अखबारों में पढ़ा, हो सकता मैं गलत हूँ, उसमें सिर्फ 2 और लोग शामिल थे और दोनों नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स थे अपने अपने देश के, तो और कोई नहीं था ये रिपोर्ट्स के मुताबिक। सो ये एक इंडिकेशन देता है कि जो सिक्योरिटी इश्यूज है, जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज जिनको कह सकते हैं ब्रॉड बड़ी बड़ी भूमिका में, तो वो कितने इम्पोर्टेंट है। मतलब इकोनॉमिक, कमर्शियल और बाकी सब तो ठीक है, जरूर है, उनकी इम्पोर्टेंस है, पर ये जो 2 व्यक्तियों को, 2 अधिकारियों को शामिल किया वो प्राइवेट डिनर्स में, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसका ज्यादा जिक्र नहीं हुआ। तीसरी चीज, लोग कह रहे हैं कि पोप के बाद ऐसी वो उपस्थिति लोगों की व्हाइट हाउस रिसेप्शन में, सुबह की रिसेप्शन में नहीं हुई। वो बिल्कुल जायज है, पर इसके साथ एक और भी चीज है, इतना उत्साह और इतना कल्चरल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि एक तरफ से म्यूजिक चल रहा था, एक तरफ से डांस हो रहा था, भान भान के इंडियन ड्रेसेस की वहाँ एक नुमाइश सी हो गई थी, पर सबसे बड़ी बात यह है द जॉय ऑफ पार्टिसिपेशन। सो नॉर्मली ऐसे ओकेजन्स में लोग बड़े सीरियस रहते हैं, कुछ ऊंची आवाज से नहीं बोलते, पर वो ऐसा बोल रहे थे कि जैसे किसी अपने फेस्टिवल में आए। सो मेरे इंस्टेंट रिएक्शन ये था कि इट इज अ फेस्टिवल ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ इंडो अमेरिकन फ्रेंडशिप, एंड आई होप इट गेन्स स्ट्रेंथ एज द 2 लीडर्स आर इंसिस्टिंग इट विल। Thank you, Mr. Dogra. We'll come back to you. Dr. Swasti Rao, your opening remark. Yeah, I have unmuted. Okay, thank you for having me. मेरा आप सब लोगों को नमस्कार। और देखिए, मेरे हिसाब से इसमें मेजरली 2 चीजें हो रही हैं। एक तो नैरेटिव जो बन रहा है वो ये, पहले ये माना जाता था कि अमेरिका केवल अपने एलाइज से ही इस तरह के चीजों को शेयर करता है, ये जो टेक्नोलॉजी है, और अगर आपको अमेरिका का सहयोग चाहिए और एक सस्टेन्ड लेवल का सहयोग चाहिए तो आपको अमेरिका का एलाई बनना पड़ेगा। तो एक इस तरह की जो सोच थी, ये एक नैरेटिव था दुनिया में। कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर में भी फिक्सेटेड था, हालांकि कोल्ड वॉर खत्म हुआ, एक जमाना बीत गया, लेकिन फिर भी, और हिंदुस्तान में तो ये है कि जब भी हम अमेरिका से कुछ पास जाने की कोशिश होती है तो हमेशा एक क्रिटिसिज्म होता है कि अच्छा, यानी कि वी आर गिविंग अप ऑन अ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो ये एक ऐसा नैरेटिव बहुत दिनों से है। इसका खंडन हुआ है क्योंकि मैं देख रही हूं कि ये जो स्पेस है ये कोलिशंस और पार्टनरशिप्स की तरफ जा रही है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स की तरफ जा रही है, ना कि केवल उस परिभाषा में बंद के रहने की कि आप अमेरिका के ट्रीटी एलाय है कि नहीं है। ये पहली चीज। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि देखिए, ऑलरेडी हमारे रिश्ते यूएस से काफी अच्छे रहे हैं। 2005 में जो सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन है वो इंपॉर्टेंट रहा है, काफी वॉटरशेड इवेंट था। लेकिन ऐसा क्या है कि अभी जो हुआ है 2023 जून में जो हुआ है, उसको क्यों ऐसा चेंज कहा जा रहा है, उसका ऐसा इम्पैक्ट क्या है? देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरी नजर में है, जिसका असर अभी भी है और आने वाले वक्त में हम ज्यादा देखेंगे, वो ये कि हम पहली बार अमेरिका के साथ जो डिफेंस कोऑपरेशन के रेल्म में उतर रहे हैं, और डिफेंस कोऑपरेशन के रेल में इस तरह उतर रहे हैं कि वो आगे पैराडाइम शिफ्ट्स को लेकर आए। तो ये केवल महज डील्स नहीं है, ये जो आपको जनरल इलेक्ट्रिक्स और हाल के बीच में जो आपको 414 इंजन की डील सामने आई है, ये इट्स नॉट जस्ट अ डील। हम 2010 से जो टेक्नोलॉजी अपने इंजन्स के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, अपने हम फाइटर्स, मतलब मैं अपने प्लेन्स की बात कर रही हूँ, वहां जो इस्तेमाल हो रही थी, और 10 साल से इस पर रिसर्च चल रहा था कि हमें 414 जो टेक्नोलॉजी है चाहिए। लेकिन इस बात को आते आते 10 साल से ज्यादा का वक्त लग गया कि जब एक्चुअली हमने इसको अपने जो डिफेंस एक्विजिशन रिफॉर्म्स के अंतर्गत जो हमारे जो डेजिटरेटिव है, मतलब वो मेक इन इंडिया होना चाहिए, उसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का कंपोनेंट होना चाहिए, उसमें कुछ जॉइंट प्रोडक्शन के बारे में बात होनी चाहिए। इन बातों के अनुसार हमने जो डील करी है अमेरिका से, ये अपने आप में इट इज अ वॉटरशेड इवेंट होगा। उसके बाद आगे अगर ये हमारे जो इंजन्स हैं इनसे पावर होंगे, उसके बाद हम इसको नेवल सेक्टर में भी ले जाएंगे। इसी तरह से जो ड्रोन्स की हमने डील करी है, जो प्रेडेटर ड्रोन्स हैं, जो तकरीबन 30 ड्रोन्स हमने बात करी है, तकरीबन
$3 बिलियन के खर्चे पर, ये हम अपने एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में बांटेंगे। और इसका भी जो प्रोडक्शन है ये पूरी तरह केवल बायर सेलर रिलेशनशिप नहीं है, इसमें भी एक तरह का जॉइंट प्रोडक्शन का जो कंपोनेंट है वो है। तो एक तो ये इसको बहुत महत्वपूर्ण बनाता है, जो आगे आने वाला जो हमारा पूरा वर्ल्ड व्यू है डिफेंस को लेकर, डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर, इंजन्स को लेकर, जो हृदय होता है किसी भी देश के डिफेंस इसका वर्ल्ड व्यू का, उसको हम अमेरिका के साथ टाई अप कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। और दूसरा जो चेंज है सौरभ, जिसको मैं बार बार कहती हूँ, वो ये कि जो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में हमारा कन्वर्जेंस है। क्योंकि क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एक ऐसा डोमेन है जहां पर अभी नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स ये डेवलप हो रहे हैं। तो हम जब ICET जैसा एक समझौता करते हैं, उधर जेक सलिवन और हमारे डोवाल मिलकर, तो हम फिर इन इमर्जिंग डोमेन्स में रूल्स को, नॉर्म्स को, स्टैंडर्ड्स को हम को डिजाइन और को डेवलप करते हैं, जो बहुत फ्यूचरिस्टिक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये भी है ये जानना कि ये जो आपको चेंजेस दिख रहे हैं, ये सारे चेंजेस ऐसा नहीं कि ये अभी मोदी सरकार की केस में बात है या केवल इसमें पिछले 6 महीने का हार्डवर्क है। ऑफ कोर्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये जो सारी चीजें हैं, इनका जो फ्रेमवर्क है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्किंग जिसको कहते हैं, ये तकरीबन 10 साल से चल रहा है। इसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी और जो डिफेंस ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल की स्थापना, जो इंडिया को स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन की लिस्ट में डालना। आपको पता है हिंदुस्तान, जापान और साउथ कोरिया के अलावा केवल ऐसा तीसरा एशियाई देश है जो इसका हिस्सा है। तो इनका फिर हमने जो 2016 से 2020 के बीच अमेरिका से बहुत सारे फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन किए हैं। इस तरह की तमाम चीजें हैं जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्किंग हमें प्रोवाइड करते हैं। और आज जो हम देख रहे हैं, जो डील्स और जिस तरह की जो सामने आ रहा है कन्वर्जेंस का पैटर्न, वो हमने फाइनली इन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स को हमने अब इंप्लीमेंट करने की तरफ कदम उठाया है। तो ये इसमें जो गेम चेंजर जो कंपोनेंट है वो यहाँ है, एंड इट इज डेफिनेटली गोइंग टू चेंज इंडियाज डिफेंस आउटलुक। और सबसे बड़ी बात है जो एक कॉन्शियसनेस है कलेक्टिव वेस्ट की, कि भारत को कैसे आत्मनिर्भर भी बनाना है और भारत का जो डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम है उसमें एक तेजी कैसे लानी है। इसमें पहली बार मैं कहूंगी कि ठोस कदम हमें अमेरिका और भारत के बीच में उठता हुआ दिख रहा है। इसलिए मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू डॉक्टर राव। राजीव डोगरा जी, एक बार फिर आपके रुख करते हैं। हम ये देखते हैं कि अब नरेंद्र मोदी के केंद्र में सत्ता में आने के बाद से भारतीय प्राइम मिनिस्टर की विदेश यात्रा का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में एक बड़ा रेफरेंस पॉइंट बन जाना, ये एक नया फिनोमेना है। वो वहाँ जाते हैं, रैली करते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे लंदन हो या फिर अमेरिका हो। कभी वो टेक्सास में रैली करते हैं, कभी न्यूयॉर्क में करते हैं, कभी कहीं और। उसके बाद विपक्ष की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आती हैं। इस बार भी ऐसा हुआ, राहुल गांधी गए पहले अमेरिका के दौरे पर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके भाषण चर्चा में रहे। फिर देसी पॉलिटिक्स में ये डिबेट शुरू हो गई कि बाहर जाके भारतीय राजनेताओं का या यहाँ की राजनीति की आलोचना करना, सरकार की आलोचना करना कितना सही है। नरेंद्र मोदी वहाँ पर गए, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पूछा गया। बराक ओबामा ने उनके ऊपर एक तीखी टिप्पणी की, उनसे माइनॉरिटीज़ को लेकर सवाल पूछा गया प्रधानमंत्री को। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिनको अपोजिशन बहुत हाईलाइट कर रहा है। हाउ डू यू लुक एट इट सर? देखिए, काफ़ी सालों तक जो भारतीय विदेश नीति है और भारत के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनका ख्याल यही था कि जब आप बाहर जाते हैं तो आप जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको आप छोड़ जाइए घर। क्योंकि एक बड़ी मशहूर फ्रेज है कि डोंट वॉश योर डर्टी लिनन आउटसाइड। तो चाहे वो फ्रेज हो या नेगेटिव हो, किसी भी तो उसमें कुछ ना कुछ गन उछल सकता है। तो इसके लिए हमने कभी ना तो विदेश के जो डोमेस्टिक पॉलिसीज है उनके ऊपर हमने कभी कमेंट किया था जब भी कोई हमारे नेता जाते थे, और ना ही जो हमारी बसी हुई है पॉपुलेशंस वहाँ पे, उनके इंटरनल अफेयर्स में, उनके आपस के झगड़ों में हमने कोई दखल दिया था, चाहे हमारी एम्बेसीज हो या हमारे नेता। तो ये पॉलिसी काफ़ी देर तक चली, और अब कुछ सालों पहले ये शुरू हुआ कि भाई अब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है इंडिया में तो है, पर ये देखिए कि बाहर के मुल्क क्या कर रहे हैं कि वो अपने जो वो बाहर इस्टेब्लिश्ड हैं, जो लोग बसे हुए हैं, उनको वोटिंग राइट्स भी दे रहे हैं। तो ये अब कहना कि आप किसी चीज़ के ऊपर दखल ना करें, कमेंट ना करें, ये ओल्ड फैशन हो गया है।
अब वर्ल्ड इतना कनेक्टेड है, आप ना भी करना चाहें तो इंटरनेट पे सब कुछ आ जाएगा, ट्विटर पे आ जाएगा, फेसबुक पे आ जाएगा, तो आपको थोड़ा सा रुख बदलना पड़ेगा। तो शायद इसमें कई बार आदमी इमोशनल हो जाता है, कई बार आदमी बह जाता है अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के कारण। सो अब ये एक रूटीन सा बन गया है। इसका अंजाम क्या होगा, इसमें कोई करेक्शन होगी? मेरे को लगता है थोड़ी करेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि एक डेलिकेट लाइन है, डेलिकेट बैलेंस है, जिसमें कई बार, जैसे आपने बराक ओबामा का उदाहरण दिया, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे नेता भी किसी विदेशी नेता के बारे में ऐसा बोल दें और उसमें रिश्तों में खटास सी आ जाए। तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब के ऊपर है, चाहे हमारे डिप्लोमेट्स हों या नेता हों, कि 10 फार एंड नो फर्दर वाली पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए व्हाइल एड्रेसिंग अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, अपने जो एनआरआईज या पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन वहाँ पे बसे हुए हैं, या दूसरे देश की पॉलिटिक्स के लिए। तो मैं ये कहूँगा थोड़ा कॉशन की ज़रूरत है। ज़रूर जो जैसे वक्त बदला है, हमको तो भी बदलना पड़ेगा और हमको भी थोड़ा ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन करनी पड़ेगी। और एक और उदाहरण मैं देता हूँ, जो हमारे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, जैसे अमेरिका की एग्जांपल दे दें, तो देखें हर जगह छाए हुए हैं। एक बड़ा पुराना एक किस्सा है, 15-20 साल पुराना, कि अब कितना सच है ये मैं नहीं जानता, कि हमारे प्रधानमंत्री गए, व्हाइट हाउस में बैठे हुए थे, बातें हो रही थी, तो थोड़ा सा इनफॉर्मल सा एटमॉस्फेयर बन गया। तो उन्होंने पूछा अमेरिकी राष्ट्रपति से कि भाई हाउ सिलिकॉन वैली में, सिलिकॉन वैली का क्या हाल? तो उन्होंने कहा, राष्ट्रपति ने, अमेरिकन ने, कि आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं, अपने इंडियन से पूछिए, दे ओन हाफ द सिलिकॉन वैली, वो आधी सिलिकॉन वैली उन्होंने खरीदी हुई है। तो इस तरह जो हमारे मूल रूप के लोग हैं, जो हमारे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, वो एक प्रेजेंस बन गए हैं और एक फैक्टर ऑफ इन लाइफ बन गए, एवरीडे लाइफ। अगर वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट इंडियन ओरिजिन का है, IMF की वाइस चेयर इंडियन ओरिजिन की है, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के हेड जो है इंडियन ओरिजिन के हैं, तो अमेरिकन लाइफ को, और मैं कहूँगा ग्लोबल लाइफ को किसी ना किसी तरह इफेक्ट कर रहे हैं। सो इंडियन लीडर्स भी जब जाते हैं तो थोड़ा इंटरेक्शन तो जरूरी है, पर विद इन लिमिट्स। थैंक यू सर। प्रोफेसर खान, 3 स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जिस पे मैं आपका रिएक्शन चाहता हूं। पहला, वॉल स्ट्रीट जर्नल की सबरीना का सवाल और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब। दूसरा, अमरीकी सांसद इल्हान उमर का ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों का दमन किया, हिंसक हिंदू राष्ट्रवादी समूहों को प्रोत्साहित किया, पत्रकारों, मानवाधिकार अधिवक्ताओं को निशाना बनाया। मैं मोदी के भाषण में शामिल नहीं होंगी। मोदी सरकार मुझे दमन हिंसा के रिकॉर्ड पर चर्चा के लिए मानवाधिकार समूहों के साथ ब्रीफिंग करूंगी। इसके अलावा 70 से ज़्यादा सांसदों की राष्ट्रपति बाइडेन को लिखी चिट्ठी है जिसके बारे में बात हो रही है। और इसके अलावा सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हैं जिसमें एक ट्रक घूम रहा है मोदी विरोधी कमेंट्स के साथ, जिसमें हैशटैग है क्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इन सबसे इतर बराक ओबामा का CNN को दिया हुआ बयान कि जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तानाशाह कहा, वो फिलहाल US में नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं, जिन्हें भी तानाशाह या संकुचित प्रजातंत्रवादी माना जाता है। ऐसे लीडर्स से कैसे डील किया जाना चाहिए, ये सवाल पूछा गया बराक ओबामा से, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं तो उन्हें मोदी को भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों की सुरक्षा पर ध्यान देते हुए कहना चाहिए, मैं और मोदी एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। अगर मेरी उनसे बात होती तो कहता, अगर आप भारत के अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं करेंगे तो एक वक्त ऐसा आ सकता है जब भारत टूटने लगेगा। ये सर 4-5 बड़े रिएक्शन या एक्टिविटीज़ हैं इस दौरे के बरक्स, जो सारा स्वागत भाषण, सारा उत्साह, उसके पैरेलल ये चल रहा है। इस पे आपकी रिएक्शन डॉक्टर खान? देखिए, जो पहला सवाल आपने पूछा, जो सबरीना का सवाल था, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों नहीं करते। ही वांट्स टू टॉक अबाउट इंडिया स्टोरी, प्रोग्रेस, हमने कितने लाख लोगों को घर दे दिया, दिस इज ऑल ही वांट्स टू टॉक अबाउट।
लेकिन अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे तो सीधा सवाल यही आएगा, आपने बीबीसी को क्यों कैंसिल किया, आपको क्या आपको रात में नींद ठीक से आती है, गुजरात को लेकर 2002 में जो वाकयात हुए, माइनॉरिटीज की क्या राइट्स हैं, ही विल बी कॉन्स्टेंटली अटैक्ड ऑन दीज क्वेश्चंस। और खासतौर से इंटरनेशनल मीडिया में तो ये सवाल बार बार उठेंगे। लेकिन आप वो सवाल देखें, सवाल था कि आप क्या स्टेप्स लेंगे टू इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स इन इंडिया। लेकिन उन्होंने बस एक जनरल सा एक साथ जवाब दे दिया कि इंडिया इज डेमोक्रेसी और इंडिया में डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा है, हमारे डीएनए में है, वगैरह वगैरह। बट ही डिड नॉट रियली एड्रेस द सिचुएशन, खास तौर से क्योंकि चंद हफ्ते पहले ही स्टेट डिपार्टमेंट ने एक बहुत ही सिस्टमैटिक रिपोर्ट ऑन इंडियाज रिलीजियस फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स, जिसमें काफ़ी एपिसोड्स को उन्होंने डॉक्यूमेंट करते हुए प्रेजेंट किया। तो जो अमेरिकन एलीट है, दे आर ऑल रीडिंग दिस रिपोर्ट्स, एंड मुझे नहीं लगता कि उनका जो पहला सवाल का वो जवाब था, इट वाज वेरी सेटिस्फैक्टरी। उनका जो कांग्रेस में भी जो एड्रेस था, इसमें ही केप्ट टॉकिंग एज इफ इंडिया इज लाइक अ परफेक्ट डेमोक्रेसी, इनफैक्ट डेमोक्रेसी की माँ है ये। So there is a disconnect between how the world sees India's human rights situation and how he's talking about it. तो उससे क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि this person is not disingenuous. अगर आप यही सवाल बाइडेन से पूछे तो he will first acknowledge कि हाँ हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, we are trying to work on it, and he might actually specifically एक दो चीज़ों को वो रेफर कर देंगे कि देखिए हमारे पास ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ब्लैक लाइव्स मैटर का मसला है, वुमेन्स राइट्स पीछे जा रहे हैं। सो ही वुड टॉक अबाउट दिस थिंग्स स्पेसिफिकली, देन यू फील के लीडर इज जेन्युइन। जहाँ से कि इल्हान उमर का जो चीज़ है, 75 सेनेटर्स और कांग्रेसमैन ने एक लेटर लिखा है डिमांडिंग के जो बाइडेन जब मिलेंगे मोदी के साथ तो ही रेज द इश्यू ऑफ ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स खासतौर से। और जब लोग माइनॉरिटी राइट्स कहते हैं, दे आल्सो से स्पेसिफिकली मुस्लिम राइट्स और द राइज ऑफ हिंदू नेशनलिज्म, जिसकी वजह से एक ऐसा एटमोसफियर बन गया है कि माइनॉरिटीज फील थ्रेटन्ड। धर्म संसद की ज़्यादा बातचीत नहीं आई, जेनोसाइडल एक्यूजेशंस के बारे में नहीं आई, लेकिन हेट स्पीच के बारे में ज़रूर रेफरेंसेस है। तो इट इज़ ए बिग थिंग कि 20% के करीब जो जिस कांग्रेस को वो एड्रेस कर रहे थे, सेंट ए वेरी क्रिटिकल लेटर, और कुछ 6 या 7 डेमोक्रेट्स एक्चुअली बॉयकॉट किया लेक्चर को, और दे ट्वीटेड ऑल अबाउट इट। और अगर आप गौर कर रहे थे इन द बिगिनिंग सेनेट के पेजेस को लेकर आए ताकि वो सीट्स जो खाली हैं उसको भर दिया जाए। सो व्हाट हैज हैपेंड इन दिस पीरियड के जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, इन्होंने बहुत काम किया और हैव रेज्ड द अवेयरनेस। जितनी एनर्जी मोदी को लेकर इंडियन डायस्पोरा में है उतनी तो नहीं है बिकॉज द नंबर्स आर स्मॉलर, बट काफ़ी एनर्जी थी इन दोज हु वर अपोजिंग मोदीज प्रेजेंस। और ये बात बार बार कही जा रही थी एडिटोरियल्स में, ऑपेड्स में, कमेंट्स में, बाय लीडर आफ्टर लीडर आफ्टर लीडर, कि अमेरिका अपनी जियोपॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ को अपने ह्यूमन राइट्स कमिटमेंट, डेमोक्रेसी कमिटमेंट से ज़्यादा ऊपर रख रहा है, ताकि जो बाइडेन का प्रॉमिस था कि इन हिज फॉरेन पॉलिसी ह्यूमन राइट्स विल बी द कोर, और वो खुद अपने प्रॉमिस को अबैंडन कर दिए हैं। और जहाँ तक कि प्रेसिडेंट ओबामा का कमेंट था, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि ही फेल्ट द नीड टू कम आउट एंड से। तो ये इसलिए है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसका जो प्रोग्रेसिव विंग है वो बहुत ही नाराज है कि जो बाइडेन इज प्लेइंग फुटसी। वो सऊदी अरेबिया गए और एमबीएस के साथ फिस्ट बम्प किया, फिर बीबी नेतन्याहू इतनी एक्सट्रीम राइट विंग गवर्नमेंट लेकर आए, फिर भी उसके साथ ये मतलब दे आर कोऑपरेटिंग विद दैट। और फिर अब एक तरफ तो शी जिनपिंग को डिक्टेटर कहते हैं और दूसरे तरफ एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी के लीडर को इतना मान सम्मान पेश कर रहे हैं एज इफ they don't care about democracy and human rights, खाली strategy, business और defense cooperation की उनको फिक्र है। तो I think that is why Obama felt the need to talk। वरना अमेरिकन प्रेसिडेंट्स जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स है उस पर वो बिल्कुल कमेंट नहीं करते, दोनों रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स, दे यूजुअली स्टे अवे फ्रॉम इट। तो आई एम श्योर कि ओबामा के जो पुराने लोग हैं और करंट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उनके बीच में एक बिहाइंड द सीन्स कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ऑन दिस इश्यू। बट इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि दे वांटेड ए मोर, क्या कहना चाहिए, इम्पॉर्टेंट वॉइस
टू एक्नॉलेज। आपको याद होगा 2016 में शायद ओबामा ने डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर मोदी को कहा था कि यू आर फ्रॉम द लैंड ऑफ गांधी और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेंटेन कम्युनल हार्मोनी आपके मुल्क में। एक मुझे पूरे एग्जैक्ट स्पीच याद नहीं आ रही, लेकिन ही मेड दिस पॉइंट व्हेन ही वाज प्रेसिडेंट। सो अगर इंडिया समझती है कि इट कैन बी वन थिंग अब्रॉड एंड वन थिंग, जैसा कि जब वाशिंगटन में होते तो आप गांधी के गुण गाते हो, जब दिल्ली में हो तो सावरकर की बात करते हो, तो इस तरह की ये जो दोगलापन है, ये डबल हिपोक्रेसी है कि व्हेन वी आर अब्रॉड वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, सबका साथ सबका विश्वास। क्या सबका विश्वास है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास? तो ये जब डोमेस्टिक इश्यूज पे ये बात आती है, सो दैट डाइकोटमी विल बी एक्सपोज जितना इंडिया पे सर्च लाइट पड़ेगी स्क्रूटनी। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ सौरभ जी कि ये जो कर्नाटका का जो इलेक्शन हुआ था उसके बाद से एक ऐसी नैरेटिव फैल रही है कि जो इंडिया का वोटर है ऑन डोमेस्टिक इश्यूज वो अपनी इंटरेस्ट की चीज़ पर वोट करता है, बट व्हेन इट कम्स टू नेशनल इलेक्शंस वो नेशनल इश्यूज पे एज इफ आपका पर्सनल, आपका लोकल, यानी कर्नाटका इश्यूज आर नॉट नेशनल इश्यूज। तो ये नैरेटिव पैदा हो रहा है कि ठीक है कर्नाटका के वोटर्स हैव नॉट वोटेड फॉर बीजेपी, बट व्हेन इट कम्स टू 2024 दे विल वोट फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी बिकॉज ही इज गुड फॉर इंडिया। तो ये जो इंटरनेशनल कवरेज हो रहा है, अगर आप नरेंद्र मोदी की स्पीच अगर सुनते कांग्रेस में, then you would have been confused कि is he addressing the American Congress or part of it was addressing Indians in India। तो वो नैरेटिव को भी मजबूत किया जा रहा है कि ठीक है लोकली देयर माइट बी सम प्रॉब्लम्स विद बीजेपी गवर्नेंस, बट व्हेन इट कम्स टू नेशनल गवर्नेंस मोदी से कोई ऐसा बेहतर प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो इंडिया को फॉरवर्ड ले जा सकता है। लेकिन ये बात तो तय है, जब तक नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे पुराने सवालात ह्यूमन राइट्स को लेकर, माइनॉरिटी राइट्स को लेकर उठाए जाएंगे और नई भी। इट्स नॉट एज इफ द सिचुएशन इज इम्प्रूविंग, सिचुएशन हैज बीन डिक्लाइनिंग सिंस 2019 और इसका एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आ रहा है इंडिया से। एट सम पॉइंट, एट सम टर्निंग पॉइंट द वर्ल्ड इज ऑल्सो गोइंग टू से ठीक है भाई, आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, यू वांट टू बी द रोल मॉडल, तो शो अस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी। थैंक यू डॉक्टर खान, बहुत ही एनलाइटनिंग आपका रिस्पांस। डॉक्टर स्वस्ति राव, ये जो मैंने 4-5 फैक्टर्स गिनवाए और इनसे इतर अमेरिकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भारतवंशियों का रोल, उनकी महत्ता, उस पर क्या सोचती हैं आप? देखिए, अमेरिकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर जैसा कि हम अभी जो खान साहब बोल रहे थे, और आई थिंक ही इज राइट, आई मीन इन मेनी वेज। ये जो एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी बिफोर आई गेट देयर, देखिए मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के पैटर्न्स को फॉलो करती हूँ और एक चीज मैं जो देखती हूँ जो भारत को समझना जरूरी है जब हम अमेरिका जैसे देशों से डील्स करते हैं, अपने रिलेशंस को डीपन करते हैं वर्सेस ऐसे कंट्रीज से करते हैं जैसे कि रूस है या चाइना है जो ऑटोक्रेटिक सिस्टम्स हैं। तो पहली चीज हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए जो एक्चुअली है पर शायद इसके बारे में बहुत बात नहीं होती, और अभी जो खान साहब बोल रहे थे वो उससे रिलेटेड है तो मैं उसी साथ में बोल रही हूँ। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप डेमोक्रेसी से डील करते हैं, जैसे अगर आप डेमोक्रेट से बात कर रहे हैं, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स, उनकी फिलॉसफी अलग अलग है, उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी अलग अलग है, उनकी समाज को लेकर धारणा अलग अलग है, वो फिस्कल पॉलिसीज को कैसे देखते हैं ये अलग है, वो राष्ट्र के बारे में क्या सोचते हैं, ये सब चीजों में उनकी धारणाएं अलग हैं। जब हम एक डेमोक्रेट गवर्नमेंट से बात कर रहे होते हैं तो जाहिर है कि उनकी भी ह्यूमन राइट्स लॉबीज हैं, उनके यहाँ भी इल्हाना उमर जैसे लोग हैं जिनको उन्हें भी अपीज करके रखना है। तो ये डेमोक्रेसी से जब आप बात करते हैं तो ये एक इनहेरेंट एक ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है कि आप जब वो डेमोक्रेसी से बात कर रहे हैं तो जो मैंडेट से आया है उसके विद इन जो आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसके रेंज को भी आप एक्सपोज्ड है। ये मुझे लगता है। और जब मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की नजर से देखती हूँ तो मुझे एक चीज का फर्क इसमें ये लगता है कि जो स्टेटमेंट्स हम सुनते रहते हैं, जो हमें क्रिटिसिज्म मिलता है कभी कभी, जैसा कि वो भी एग्जांपल बता रहे थे कि अगर बाइडेन हो तो उनके ब्लैक लाइव्स और इन सब चीजों के बारे में भी बयान आएंगे, ये एक तरफ है। पर जब आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो डीप स्टेट की पॉलिसीज को देखते हैं तो वो जो पॉलिसी को लेकर जो आपको शिफ्ट नहीं दिखता है, मतलब वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जेंस दिखती है अक्रॉस डेमोक्रेट्स
एंड रिपब्लिकन्स। तो ये जो बाय पार्टिजन सपोर्ट है भारत को, इसके पीछे भी कुछ कारण है इसके पीछे। और मैं इसको एक काफी कोशिश करी मैंने बहुत दिनों तक इसको इस वैल्यू जो लेजन लेंस है इससे देखने की, और इस पर बहुत बातें होती हैं। तमाम आजकल आर्टिकल्स आ रहे हैं कि कैसे हिंदुस्तान का एक ट्रू डेमोक्रेसी ना होना, हिंदुस्तान का डेमोक्रेटिक वैल्यूज के प्रति, ये तमाम क्रिटिसिज्म्स होते हैं। पर उसके साथ साथ फिर बात क्या आती है कि आपके अगर इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं और अगर ये करेंगे तो आपका जो कोऑपरेशन है वो होगा। और जब मैं पिछले 10 साल का डेटा उठाकर देखती हूँ हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में, तो रिगार्डलेस ऑफ हु हैज बीन द प्रेसिडेंट इन अमेरिका, यू हैव सीन अ डीपनिंग। इसीलिए मैं आपसे जब इसके पहले बात करी थी सौरभ, तो मैंने कहा था कि आप पिछले 10 साल में उठा के देखिए कि ये जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्किंग हो रही है अमेरिका के तरफ से। देखिए कई बार क्या कहा जाता है कि अरे हिंदुस्तान और अमेरिका तो इसलिए नजदीक आ रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने इंडो पैसिफिक की तरफ पिवट कर लिया है। सही बात है, लेकिन पूरी बात नहीं है। कहा जाता है कि अमेरिका और हिंदुस्तान इसलिए करीब आ रहे हैं क्योंकि चाइना का थ्रेट है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन पूरी बात नहीं है। पूरी बात क्या है कि हमको पिछले एक पूरे दशक में एक हमें इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्किंग दिखती है, एक कैलिब्रेटेड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्किंग दिखती है, जिसका मैं आपको एग्जांपल बता रही थी। स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन जो फर्स्ट पार्ट है उसका, जिसमें हिंदुस्तान है, बस दुनिया में बस कुछ ऐसे 30-40 ही देश हैं वहां पर। उसके बाद फिर जो मैं आपको DTTI बता रही थी, उसके तमाम वर्किंग ग्रुप्स के बारे में बता रही थी कि उसके बीच में वहां से लेकर हर 6 महीने पे मिलते हैं उनके वर्किंग ग्रुप्स में, नेवल टेक्नोलॉजी को लेकर, डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर। तो ये जो चीजें हमें आज दिख रही हैं, इनका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्किंग पिछले 10 साल से चल रहा है, रिगार्डलेस ऑफ हु हैज बीन एट द एपेक्स, राइट। इंडिया में भी ये बात लागू होती है। तो ये जो चीज है, हमें इससे पता चलता है कि बायपार्टिजन सपोर्ट है फंडामेंटल लेवल पे। लेकिन यहाँ पे बात ये एक एस्पेक्ट है। अब इसके ऊपर जो और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, उन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में वैल्यूज का भी रोल है। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं। उस कॉन्सेंट्रिक सर्कल में डायस्पोरा का भी रोल है, उस कॉन्सेंट्रिक सर्कल में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का भी रोल है। इससे मेरा बिल्कुल भी नाइत्तेफाकी नहीं है। लेकिन फंडामेंटल लेवल पे जो है वो उसका क्रक्स है और कोर है, और चूंकि वो कन्वर्ज कर रहा है, इसीलिए हमें इस तरह का कन्वर्जेंस देखने में आ रहा है। और एक बात और है सौरभ, जो कई बार हमें लगता है कि एक अगर आप बिग पिक्चर को देखें, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बाज औकात क्या है कि एक बिग पिक्चर की बात करती है। देखिए दुनिया में हम लोग जब ग्लोबल ऑर्डर कहते हैं, असल में आज की दुनिया में कोई एक ग्लोबल ऑर्डर नहीं है। अगर आप ग्लोबल सिक्योरिटी ऑर्डर की बात करें, और ये इयन ब्रेमर एक यूरोपियन एक्सपर्ट है, मतलब एक वो, मैं उनकी बात है, ये मेरा आइडिया नहीं है, पर मैं उस बात से बहुत सहमत हूं, इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ यहाँ कि एक ग्लोबल ऑर्डर है ही नहीं आज की दुनिया में। आज की दुनिया में आपको एक ग्लोबल सिक्योरिटी ऑर्डर दिखता है, जहां डेफिनेटली अमेरिका जो है वो डोमिनेट करता है। फिर आपको आज की दुनिया में एक ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर दिखता है, जहां पे कोई क्लियर कट डोमिनेंट पावर नहीं है, जहां पे चाइना का भी रोल है, जो इस तरह के कंट्रीज हैं, जो मिडिल ऑर्डर कंट्रीज हैं, उनका भी रोल है। तो आपको छोटे छोटे ऑर्डर्स दिखते हैं जो जियो इकोनॉमिक ऑर्डर है। और इन दोनों के अलावा एक ग्लोबल डिजिटल ऑर्डर जो है, उसकी अभी नींव रखी जा रही है। और अगर आप इसको एक बिग पिक्चर की तरह से देखें, तो मेरा ये आकलन है कि आने वाले वक्त में जो ग्लोबल सिक्योरिटी ऑर्डर है और जो ग्लोबल जो इकोनॉमिक ऑर्डर है, इन दोनों को ही वो कंट्रोल करेगा जिसके हाथ में ग्लोबल डिजिटल ऑर्डर की या जो ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल ऑर्डर है उसके पत्ते होंगे या उसके कंट्रोल्स होंगे। तो जो मैं बार बार इसको कह रही हूं कि आप ये केवल डिफेंस या केवल ट्रेड या इसकी बात नहीं है। ट्रेड तो ऑलरेडी हमारा अमेरिका से तकरीबन $190 बिलियन का है, और ये जो ट्रेड है, ये कई बार मैं पहले भी बोल चुकी हूं कि ट्रेड तो सबसे ज्यादा है ही। वो ट्रेड इंडिया के एक्सपोर्ट सरप्लस में भी है, अगर कंपेयर करें चाइना से, जहां पे हम एक्सपोर्ट डेफिसिट में रहते हैं एक्सेट्रा। तो वो ऑलरेडी है, हमारा सपोर्ट ऑलरेडी है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्किंग ऑलरेडी है। पर ये जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, उससे हम इस ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल ऑर्डर में जो अपना मतलब इनपुट दे रहे हैं, उसको जो डिजाइन कर रहे हैं, जो ये ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल ऑर्डर ये जमीन से लेकर स्पेस तक जाता है। हिंदुस्तान आर्टेमिस का
हमने ज्वाइन किया है, जो अमेरिका का जो स्पेस प्रोग्राम है, स्पेशली जो मून मिशन है। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत फ्यूचरिस्टिक है। शायद अभी हमें इसका एक वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले 10-20 सालों में जिस तरह से दुनिया में पावर के शिफ्ट्स होंगे, वहां पे जो ये ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल ऑर्डर के जो स्टॉलवर्ड्स हैं वो इसके शॉट्स को पुल करेंगे। अब मैंने आप मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, वो मेरा स्पेशलाइजेशन नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज, मैं उसको काफी हद तक, जो मैंने आपसे शुरू में जवाब दिया था कि मेरे आकलन में तो मैंने ये देखा है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन जो भारत के प्रति जो सपोर्ट है वो बायपार्टिजान है। और इसके लिए मैंने आपको कुछ और बातें भी बताई थी। तो मेरा इस पूरी चीज को लेकर आकलन ऐसा है कि इसके फंडामेंटल कोर को हमें समझना है, कन्वर्जेंस के, और वो फंडामेंटल कोर का कन्वर्जेंस के कॉन्टूर्स क्या है, और उसके ऊपर के जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। और मेरे हिसाब से उस फंडामेंटल कोर के ऊपर जो वैल्यूज है वो उसके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, डायस्पोरास, मोबिलिटी, तमाम चीजें, वीजा के रेस्ट्रिक्शंस, नॉन रेस्ट्रिक्शंस, ये सब उसके बाद जो है वो एडेड विमर्श है। फंडामेंटल कोर को ग्रैपल करने की हमेशा जरूरत होनी चाहिए। थैंक यू डॉक्टर स्वस्ति। आखिरी सवाल के साथ रुक करूंगा मैं डॉक्टर राजीव डोगरा जी का। राजीव जी, स्वस्ति ने जिस विषय को छुआ उस पर मैं आपसे विस्तार जानना चाहता हूँ। इस पूरी यात्रा को भारत, अमेरिका और चीन का जो एक ट्रायंगल है जिसमें कन्फ्लिक्ट है, भारत, अमेरिका और रूस का जो ट्रायंगल है, तो ये जो पॉलिटिक्स है, ये यूरोप का ईस्ट वाला पार्ट और एशिया का ये वाला पार्ट जो एकदम एडजॉइनिंग है, जो इस समय सबसे बड़े प्लेयर हैं, चाहे वो साउथ चाइना सी की पॉलिटिक्स हो, चाहे क्वाड की पॉलिटिक्स हो। हाउ डू यू लुक एट इट सर? देखिए, ये काफी सालों से जिक्र हो रहा है कि ये वाली सेंचुरी, ये जो सदी है, ये एशियन सदी है। अभी तक तो नहीं हुई। अभी तक तो विचारों में एशियन सदी जरूर हो जाती है। जब मीटिंग्स होती हैं तब भी एशियन सदी रटी जाती है, और जब ताइवान के ऊपर कुछ होता है तब घबरा के एशियन सदी की बात हो जाती है, चाहे क्वाड का मामला हो या चाइना का रिएक्शन, तो एशियन सदी याद आ जाती है। पर जो सदी अभी है वो अमेरिकन डोमिनेटेड है और चाइना की एस्पिरेशनल डोमिनेशन की है, और ये रहेगी, अगले सालों में रहेगी। इसमें साइड एक्टर्स का रोल होगा, जैसे रशिया का रोल है अभी यूरोप को झुंझारने का यूक्रेन के जरिए, या इंडिया का रोल होगा एज ए बैलेंसिंग फैक्टर अगेंस्ट चाइना, या एज ए लीडर रोल ऑफ द ग्लोबल साउथ। पर अभी तक कोई ऐसी स्टेबिलिटी नहीं आई जिसमें पता लग जाए कि हाँ, ये बॉक्सिंग रिंग है, एक तरफ तो नॉर्थ है, दूसरी तरफ साउथ है, या एक तरफ यूरोप है, दूसरी तरफ एशिया है। ऐसा कोई स्थिति नहीं आई, और अभी आने में भी बहुत देर लगे। ये कहना कि सऊदी अरेबिया चीन की तरफ हो गया है, या ईरान पक्का रशिया के खेमे में चला गया है, या कोई और मुल्क जो है वो अमेरिका से हटके फ्रांस जैसे है अब चाइना की तरफ दोस्ती का हाथ ज़्यादा बढ़ा रहा है, ये सब कहना टेम्परेरी सॉल्यूशंस है, टेम्परेरी पैलिएटिव्स है। इनमें कोई परमानेंस नहीं है। जो ईस्ट वेस्ट ब्लॉक जिसे कहा जाता था पुराने ज़माने में, जिसमें पता था कि हाँ भाई ईस्ट यूरोप के खिलाड़ी हैं, वेस्ट में यूरोप और अमेरिका डटे हुए हैं, वो सब नहीं है। और जो इंटरैक्शन है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इंटरैक्शन, ये ऐसा कोई स्ट्रिक्ट कंपार्टमेंटलाइजेशन भी नहीं होगी और ना है, क्योंकि अब वर्ल्ड इतना इंटरकनेक्टेड है। चाहे जो मर्जी कोई कह ले कि अब जो दुनिया जो है अपने अपने हितों को देख रही है, अफगानिस्तान का एग्जाम्पल देते हैं, कोविड का एग्जाम्पल देते हैं, पर उस सब के बावजूद भी दुनिया इतनी कनेक्टेड है सप्लाई इश्यूज के ऊपर कि एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती। सेमीकंडक्टर इशू ने हिला कर रखी था दुनिया को, क्योंकि कुछ जगह ही वो चीज़ें बनती हैं। सो चाहे वो पॉलिटिकल इश्यूज हो, इकोनॉमिक इश्यूज हो या डिफेंस इश्यूज हो, कहीं ना कहीं जाके सब तारें एक जगह मिलती हैं। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि दुनिया अब ऐसे मोड़ पे है जिसमें दुनिया को नहीं पता कि किस दिशा में वो जा रही है, और इसके लिए मीटिंग्स जैसे अभी बाइडेन और मोदी साहब के बीच में हुई, ये शायद एक
रास्ता दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि रास्ता दिखा दिया है या कोई नया जमावड़ा बन गया है, पर ऐसी मीटिंग्स इम्पोर्टेंट इसलिए होती है कि नेता लोग जो है वो बैठ के सोचें कि शायद कोई गलत दिशा में तो नहीं हम जा रहे, शायद दुनिया की स्थिति बेहतर हो सकती है अगर हम ये डिसीजन ले या वो डिसीजन ले। और दूसरी चीज, अमेरिका और इंडिया और जो आप चाइना की तरफ इशारा कर रहे थे, उसमें जो अभी एग्रीमेंट साइन हुए हैं डिफेंस वाले, और जो जॉइंट स्टेटमेंट में जिनका जिक्र हुआ है डिफेंस वालों में नहीं, अगर आप देखें वो पूरा नई टेक्नोलॉजीज की तरफ है इशारा, तो उसका जो रुख जो है वो एक इंडिया में ऐसी स्ट्रेंथ पैदा करनी है अमेरिका के साथ मिलकर और इंडिया के खुद के परिश्रम से, कि चाइना प्रीडोमिनेंट पावर ना बने जो दूसरे मुल्कों पे हवा बन जाए। सो इस लिहाज से चाइना वाज द ड्रैगन इन द रूम जब ये दो लीडर्स की मीटिंग हो रही थी, चाहे रेस्ट्रिक्टेड लेवल पे या डेलीगेशन लेवल पे, जो ज्यादा ओपन मीटिंग होती है। तो चाइना इज अ प्रेजेंस, रशिया इज अ टेम्पररी इशू। रशिया साल 2 साल के बाद यूक्रेन वाला युद्ध समाप्त हो जाएगा और रशिया अपने वूंड्स लिक करेगा, यूक्रेन का जो हाल होगा वो दुनिया जानेगी, पर रशिया विल नॉट बी ए डिस्टर्बिंग फैक्टर इन ग्लोबल अफेयर्स टू द एक्सटेंट जैसे चाइना होगा और हो सकता है। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल ये मीटिंग काफ़ी हद तक अगले सालों में चर्चित है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर खान, सेम क्वेश्चन आपके लिए भी है। प्रोफेसर खान, देखिए सर, अगर आप ये एक्नॉलेज करते हैं कि जर्मनी और जापान और बिग इकोनॉमीज बट नॉट न्यूक्लियर पावर्स, तो हम साफ कह सकते हैं कि आज के ज़माने में द टॉप 3 मेजर पावर्स और इंडिया, चाइना एंड द यूएस, चाइना, इंडिया इन दैट ऑर्डर, यानी 3 में से 2 एशियन पावर्स हैं। और अगर आप 5 टॉप इकोनॉमीज देख लें, उसमें 3 एशियन इकोनॉमीज है, चाइना, इंडिया और जापान। तो इन ए वे ऑलरेडी एशिया इज ओवरटेकिंग द वेस्ट। इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं है क्योंकि एशियन कंट्रीज आर नॉट बिहेविंग एज एन एशियन कंट्रीज, एशिया के लिए नहीं काम कर रहे हैं। तो इंडिया हैज बिकम लाइक यूं कहिए कि इंडिया हैज बिकम द किंग मेकर। अगर इंडिया खासतौर से ये विजिट के बाद अगर ये पूरी तरह से अमेरिका के साथ हो लेता है ना, तो इंडिया विल बी एक्सटेंडिंग द वेस्टर्न हेजेमनी ओवर द वर्ल्ड फॉर द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। इस सेंचुरी के एंड तक अमेरिका और यूरोप का डोमिनेशन रहेगा बिकॉज ऑफ इंडिया। लेकिन अगर इंडिया अमेरिका से थोड़ा दूर होके चाइना के साथ कुछ किसी तरह से दोस्ती कर लेता है या एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग आ जाता है कि वी विल नॉट हर्ट ईच अदर्स अंडरस्टैंडिंग, देन दिस सेंचुरी विल बी द एशियन सेंचुरी। तो इंडिया के हाथ में है। अगर वो चाइना के खिलाफ पूरी तरह से अमेरिका के साथ जुड़ जाता है, देन एशियन सेंचुरी का सवाल ही नहीं पैदा होता। इट विल बी ए कंटिन्यूएशन ऑफ वेस्टर्न डोमिनेशन। तो मैं चाहता हूं कि इंडियन थिंकर, जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, कि ये टेक्नोलॉजी के लालच में, इन्वेस्टमेंट में, दे डोंट फॉरगेट द लॉन्ग पिक्चर। एक इंटरेस्टिंग चीज जयशंकर साहब ने कहा था इनकी किताब में कि इंडिया इज स्ट्रगलिंग टू बिकम ए नेशन स्टेट फ्रॉम अ सिविलाइजेशन स्टेट। It is a very interesting thing कि वो why India wants to become a nation state. लेकिन India has to not give up the Asian way of thinking, which is very long term. Western way of thinking is very short term and immediate. So India has to realize कि जो global balances of power है, it is in India's hand now to ensure कि हम किस direction में जाते हैं। या तो वो एशिया और वेस्ट को बैलेंस करें या पूरी तरह से अमेरिका के साथ हो जाए फॉर सम शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, और एशियन सेंचुरी खत्म के चांसेस खत्म हो जाएंगे। सो दिस इज ए स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन। और अब आई एम एन एशियन इन द वेस्ट, तो मेरे प्रेफरेंसेस थोड़े अलग हैं, बिकॉज बट आई थिंक इंडियंस हैव टू थिंक इट थ्रू कि आर दे कंप्लीटली बिकमिंग वेस्ट। बिकॉज एक बात मैं आपको साफ बता देता हूँ, इन द एंड जो
रेसिज्म है वेस्ट में वो बहुत कोर में, अमेरिका 200 साल से स्ट्रगल कर रहा है टू एंड रेसिज्म और खत्म नहीं हो रहा है. सो रेसिज्म फॉरेन पॉलिसी में भी आ जाती है, एंड इंडिया विल हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन कि विल वी फुल्ली बी एक्सेप्टेड इन द वेस्ट, और दे नीड टू लुक एट जापान. क्या जापान पूरी तरह से एक वेस्टर्न मुल्क बन चुका? हालांकि इट्स अ बेटर डेमोक्रेसी देन द यूएस. साउथ कोरिया का भी वो हाल है. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट फॉर इंडिया, और यूं कह सकते हैं कि मुस्तकबिल प्लैनेट का इंडिया कैन शेप इट एंड इट शुड थिंक अबाउट इट. थैंक यू प्रोफेसर खान. स्वस्ति राव, क्लोजिंग रिमार्क. Okay, no, I just wanted to say कि देखिए शायद now we are Asian sitting in Asia, so we also have a view on this, which is that I think strategic autonomy is going to be India's forte. और ये जितना आप कोऑपरेशन देख रहे हैं ये strategic autonomy के larger framework में देख रहे हैं. और जहाँ तक चाइना के एंटी की बात हो रही थी, तो बस मैं एक चीज ये बोलना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान का जो कन्वर्जेंस है या डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर, उससे कहीं ज्यादा डिपेंडेंस यूएस का खुद है. अभी जब हम ये सारी बातें कर रहे थे तो एंटनी ब्लिंकन जाके शी जिनपिंग से मिल रहे थे और उन्होंने कहा था कि हम कंटेन एज सच नहीं, हम इसको वो नहीं चैलेंज नहीं करना चाहते, हम इसके मतलब रूल्स बेस्ड ऑर्डर अपहोल्ड करना चाहते हैं. तो 700 बिलियन का ट्रेड है उनका. तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट आई थिंक वी आर एंटरिंग एन एज वेयर यू रियली हैव टू बाइनरीज के ऊपर जाके हमें देखने की जरूरत है. जो होगा ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लार्जर फ्रेमवर्क में होगा. और सच बात ये भी है कि अगर हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लेंस से अगर इसको नहीं देखते तो जो आज हम कर पा रहे हैं वो नहीं कर पाते. क्योंकि मैंने कहा कि जो फिक्सेशन है हमारा कि एलाइज नहीं है तो कैसे नजदीक जाए, ये जो फिक्सेशन है हमें इससे बाहर आने की जरूरत है. तो मेरी नजर में ये एक रीइटरेशन है इंडियाज वे का, जो जयशंकर साहब की किताब को उन्होंने भी उल्लेख किया. ये मैं कहना चाहती थी. थैंक यू सो मच राजीव डोगरा जी, डॉक्टर खान, डॉक्टर राव. आप तीनों की विद्वतापूर्ण टिप्पणियों से मुझे पूरा भरोसा है कि नेता नगरी के और ललन टॉप के दर्शकों को खूब लाभ पहुंचेगा. आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत आभार. बढ़ते हैं अगले विषय की तरफ. नेता नगरी के इस सत्र में बात पटना में हुए जमावड़े की, विपक्षी नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना पहुंचे नेताओं की, ऑर्डिनेंस की और अंदर खाने किन विषयों पर बहस हुई. इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं कई वरिष्ठ पत्रकार. सबसे पहले रुक करते हैं पटना से. हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजदीप सरदेसाई. राजदीप जी, क्या समाचार है? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया वो सबने सुना, उसके बाद का बताइए. आपके मित्र अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, जब भी विपक्ष की कोई बड़ी एक इस तरह की मीटिंग होती है, कुछ ना कुछ गूगली हो जाता है. और गूगली इस बार ये हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हर व्यक्ति उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखता है, 16 के 16 जो वह है, लेकिन अरविंद केजरीवाल नजर नहीं आते. और मीटिंग के आधे कुछ 20 मिनट बाद एक व्हाट्सएप मैसेज जाता है जो राहुल गांधी के सेक्रेटरी राहुल गांधी को दिखाते हैं, केसी वेणुगोपाल दिखाते हैं, नीतीश कुमार को उनके सेक्रेटरी दिखाते हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस स्टेटमेंट इश्यू की है कि मैं किसी इस तरह के मीटिंग में नहीं आ सकता जब तक कांग्रेस अपना स्टैंड ऑर्डिनेंस पर साफ ना करे. तो आप देखिए, लास्ट मिनट की ये सरप्राइज होगी. खाना हुआ, सब कुछ हुआ. और मैंने अभी पूछ रहा था कि खाने में क्या था, तो सब कुछ था. लिट्टी चोखा से लेके वहां गुलाब जामुन थे. अरे महाराज, खाने में क्या था वो तो राहुल गांधी ने बता दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में. आप ये बताइए कि बात फंसी कहां भीतर? तो बात इस पर फंसी. देखिए सौरभ, आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में भी अपनी बात साफ की कि हम चाहते हैं कि हर दल जो है अपने हमारी अगर जॉइंट स्टेटमेंट हो, ये जो ऑर्डिनेंस है ये केंद्र ने एक विपक्षी सरकार के खिलाफ किया है, हम सब एक साथ इसके खिलाफ आवाज उठाएं, यहां भी उठाएं और राज्यसभा में या पार्लियामेंट में भी उठाएं. इसको राज्यसभा में हमें हराना है. ममता बनर्जी ने उनका समर्थन किया. मेरी जानकारी के मुताबिक 11 पार्टियों ने अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया. कहा हाँ ये सही मुद्दा है, ये मुद्दा उठाना चाहिए. आपके होम स्टेट के उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने भी समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया. जी, कांग्रेस ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, देखिए मैं राज्यसभा का पार्टी का लीडर हूं, ये जो मुद्दा आप उठा रहे हैं ये पार्लियामेंट में डिस्कस होगा, हमारी ऑल पार्टी मीटिंग होगी सेशन के पहले अगले महीने, तब हम इस पर विचार करेंगे. इसको इस मीटिंग में लाने की क्या जरूरत है? ये 2024 की रणनीति तय करने के लिए मीटिंग बुलाई गई है. तब अरविंद केजरीवाल ने कहा यह गलत है कि हम चाहते हैं कि कम से कम ये जो मुद्दे हैं, फिर वो ईडी का हो, सीबीआई का हो, या इस तरह के जो उनको लगता है मोदी सरकार की तानाशाही जो है
जो उनको लगता है तानाशाही है, उनके खिलाफ जब हम एक आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर इस मीटिंग का क्या फायदा। तो खड़गे जी और अरविंद केजरीवाल के बीच कुछ नोकझोंक हुई। राहुल गांधी ने चुप्पी साधी, लेकिन राहुल गांधी ने इशारों में यह कहा कि इस समय वो भी चाहते हैं कि इन मुद्दों पर वो यहां बात करना नहीं चाहते। ये 2024 की रणनीति के लिए मीटिंग बुलाई गई थी और तब अरविंद केजरीवाल ये कहा जा रहा था वॉकआउट करेंगे, वॉकआउट नहीं किया, वो लंच किए। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय आया, उनके लिए कुर्सी रखी गई थी, वो वहां नहीं पहुंचे, वो वहां से निकल गए और स्टेटमेंट करते हैं। और ये स्टेटमेंट एक ऐसे समय होता है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और ना नीतीश कुमार जो यहाँ के होस्ट है और ना ही लालू प्रसाद या किसी को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की भनक, इस स्टेटमेंट की भनक भी हुई। तो वो फिर जब सवाल उठाने का समय आया कि हमने शुरुआत की, आप सवाल पूछना है, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही खत्म हो गई। क्योंकि अगर सवाल पूछते तो नीतीश कुमार जी को जवाब देना पड़ता कि कहां है अरविंद केजरीवाल, क्या अरविंद केजरीवाल ने आपको पहले बताया था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है हाँ, ये बात विपक्ष कह सकती है कि 16 विरोधी पक्ष कश्मीर से कन्याकुमारी एक साथ आए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो मसला है वो अभी तक सुलझा नहीं है। केजरीवाल खुद कुछ लोगों को कह रहे थे कि मैं तैयार हूं, राजस्थान में नहीं लड़ूंगा, चलिए छत्तीसगढ़ में नहीं लड़ूंगा, लेकिन इसके पहले ऑर्डिनेंस पर आप अपना रवैया साफ करें, उसके बाद हम सीटों पर बात कर सकते हैं। दिल्ली में भी बात कर सकते हैं, पंजाब में भी बात कर सकते हैं, चंडीगढ़ में बात कर सकते हैं, गोवा में कर सकते हैं और हरियाणा में कर सकते हैं। तो केजरीवाल ने कहीं ना कहीं एक गूगली डाल दिया इस पूरे मीटिंग में। और अब वो क्या करेंगे, क्या अगले महीने जब शिमला में रिसोर्ट में एक मीटिंग होने जा रही है, क्या वो उस मीटिंग में शामिल हो गए, इस पर अब एक बड़ा सवाल उठा है सौरभ। नहीं, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और संजय सिंह कल ही आए थे, नीतीश कुमार को कल भी मिले थे, लालू जी को भी मिले थे। तो ऐसा लगा था कि मीटिंग होते होते ये जो मुद्दे हैं वो सुलझ जाएंगे या अगले मीटिंग के लिए रखेंगे। नीतीश जी ने यही सलाह दी थी कि देखिए हम आपके साथ हैं, लेकिन आप वॉकआउट मत करिए। तो केजरीवाल ने वॉकआउट नहीं किया मीटिंग से, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। लगता है वो अच्छा, ये भी तो बता दीजिए दर्शकों को कि ममता बनर्जी किस बात पे बिगड़ रही थी कि हम यहाँ एकता की बात कर रहे हैं, वहां पे पंचायत चुनाव में कांग्रेसी और कम्युनिस्ट मिलकर हमारा विरोध कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी का एक बयान भी वायरल हो रहा है। देखिए, ममता बनर्जी ने अपने मुद्दे रखे कि आप यहाँ हम लोग साथ हैं, लेकिन बंगाल में अधीर चौधरी जिस तरह से हमेशा बयानबाजी मेरे खिलाफ कर रहे हैं, वहां लेफ्ट मेरे खिलाफ जिस तरह से बयान करती है, उसका क्या। लेकिन इसके बावजूद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई, सीताराम येचुरी को एक्नॉलेज भी किया, उनके 5 फुट में करीब खड़े थे। तो ममता बनर्जी का कहना और है, उनकी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके बोलने से पहले उठ के चली भी गई, ये भी तो बताइए राजदीप जी। नहीं, देखिए, मुझे लगता है ममता बनर्जी का क्या है, ममता बनर्जी सरप्राइज क्यों हो गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगली मीटिंग हम सोच रहे हैं 10 और 12 जुलाई के बीच में रखने के लिए। तो ममता बनर्जी देख रहे हैं, अरे नीतीश कुमार की तरफ देख रहे हैं कि 10-12 के बीच में मैं नहीं आ सकती हूं, मेरे तो पंचायत के चुनाव है 9 तारीख को, ये किसने ये डेट तय किए। फिर उसके बाद खड़गे जी को कहना पड़ा दीज आर टेंटेटिव डेट्स, हमने कोई तारीख ऐसी तय नहीं की है। देखिए, ये मुद्दे हैं। ममता बनर्जी अभी भी सीताराम येचुरी को एक तरह से दोस्त नहीं मानने के लिए तैयार होगी, वो उनके लिए दुश्मन ही रहेंगे लेफ्ट। लेकिन कम से कम उन्होंने कुछ ऐसी प्री कंडीशन तो नहीं रखी कि मैं अगले मीटिंग में नहीं आऊंगी। अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से प्री कंडीशन रखी है, मैं अगले मीटिंग में नहीं आऊंगा जब तक कांग्रेस ऑर्डिनेंस पर अपना रुख तय नहीं करे। और तो एक बड़ी बात राजदीप जी, एक बड़ी बात यह भी है कि ऑल सेड एंड डन, विपक्ष के कई बड़े नेता एक कमरे में साथ बैठे, घंटों चर्चा की और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो पॉलिटिकली एक बड़ा मूवमेंट दिख रहा है अगर आप 64 के हिसाब से देखें तो। क्योंकि अभी तक इन सब पे बात होती थी, सब एक एक दो नेता मिलते थे, केसीआर जाके मिल रहे हैं, केजरीवाल मिल रहे हैं या ममता मिल रही हैं, लेकिन इतने सारे नेता एक जुड़ गए तो ये तो नीतीश कुमार के खाते में और कांग्रेस के खाते में श्रेय जाएगा कि उन्होंने जुटा लिया। और जो लोगों को दुविधा थी ममता बनर्जी को कि हम साहब सबसे पहले कांग्रेस के शामियाने तले नहीं आएंगे, तो उसके लिए बीच का रास्ता भी निकाल लिया गया।
नहीं, देखिए, नीतीश कुमार ने सबको एक साथ लाया है, इसके लिए जरूर ये उनकी राजनीतिक काबिलियत है। लेकिन सवाल ये है सौरभ, ममता, लेफ्ट और केजरीवाल, ये तीन ऐसे पार्टियां हैं जो यूपीए में नहीं है। बाकी 13, 14, 12, 13 पार्टी तो यूपीए में वैसे ही है। तो ये जो तीन पार्टी, समाजवादी पार्टी भी यूपीए में नहीं है सर, वो यूपीए से बाहर है। कौन? समाजवादी पार्टी। हाँ, समाज पार्टी भी यूपीए से बाहर है। चलिए, आपकी बात मैं मानता हूं कि कई पार्टियां आई, एक साथ इकट्ठा हुई, ये उपलब्धि है जरूर विपक्ष के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है सौरभ, जो पार्टियां नहीं आई या जिनको न्योता नहीं दिया गया, मायावती जी, नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी, चंद्रबाबू, कुमारस्वामी, केसीआर, जयंत चौधरी तो वैसे ही आपकी तरह आप भी यूरोप जा रहे हैं, वो भी यूरोप में है, तो वो यहाँ गर्मी में नहीं आए, ये तो बात अलग है। हम तो गर्मी में, पटना की गर्मी में बैठे हुए हैं। लेकिन देखिए, नेम कॉलिंग में नहीं जाएंगे मिस्टर सरदेसाई। हम जब यहाँ गर्मी में जूझ रहे थे तब आप वहाँ लंदन में टेस्ट मैच देख रहे थे। लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। चलिए, नहीं ठीक है, मैं 5-6 दिन के लिए गया था। लेकिन मेरा यह कहना है सौरभ भाई कि विपक्ष के सामने अभी भी दिल्ली दूरस्थ है। ये एक शुरुआत है। ये शुरुआत कहां तक जाती है? शरद पवार ने कुछ लोगों से कहा, देखिए, जब आप कोई बड़ी रणनीति करते हैं तो इसी तरह से शुरुआत होती है, बातचीत से शुरुआत होती है। हमने बातचीत शुरू की है। उनको लगता है जनवरी होते होते 300-350 ऐसी सीटों पर 1 on 1 फाइट होनी चाहिए। इस दिशा में शरद पवार, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जाना चाहते हैं, ताकि और देखिए, लालू जी का एक बड़ा रोल था। जो मेरी जानकारी है, लालू प्रसाद जी ने राहुल गांधी को कन्विंस किया कि नहीं, आपको रहना है, केवल खड़गे जी से नहीं होगा, आपको यहां आना है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी पूछा, राहुल जी आप शादी कब कर रहे हैं? ये तो लालू जी का अलग अंदाज है। लेकिन उन्होंने एक तरह से बहुत दिनों के बाद वो जनता के सामने आए, प्रेस के सामने आए, तो वो भी एक अहमियत अपने आप में है। विपक्ष सीरियस है इसके बारे में। अच्छा, तो बताइए फिर, ये बताइए जहां पे पेच फंसेगा, जो बात अखिलेश यादव ने मीटिंग में कही कि पहले ये तय हो जाए कि किस राज्य में कौन सी पार्टी बीजेपी के सामने सबसे मजबूत विपक्ष है, उस पार्टी के नेतृत्व में गोलबंदी हो। यानी अगर उत्तर प्रदेश में आपको बीजेपी से मुकाबला करना है तो विपक्ष की सदारत समाजवादी पार्टी करे, बिहार में वो जेडीयू करे और जेडीयू से भी ऊपर आरजेडी करे। इसको लेकर एक राय होगी क्या? कांग्रेस आएगी समाजवादी पार्टी की सदारत में? कांग्रेस तो उनको, समाजवादी पार्टी उनको देगी 2-4-5 सीट, अमेठी, रायबरेली और 2-3 शहरी सीटें दे देगी जो सपा हारती है। इसीलिए रालोद अलग जा रही है। एक नया यहां शिगुफा चला है कि शायद कांग्रेस, रालोद और बसपा का गठबंधन हो जाए। तो इस पर सब राजी होंगे? सौरभ, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस दिशा में, जैसे मैंने कहा, पवार साहब और कुछ अन्य नेता यहां कह रहे हैं कि वो जाना चाहते हैं। लेकिन कठिनाई यह है कि कांग्रेस इज द एलिफेंट इन द रूम। कांग्रेस जो है वो इस समय कर्नाटका के बाद कांग्रेस को लगता है, देखिए, मैंने इतने कांग्रेस के झंडे बिहार में, पटना में बहुत दिनों के बाद देख रहे हैं। सीधा एयरपोर्ट से राहुल गांधी सदाकत भवन जाते हैं, जहां कांग्रेस उनका सत्कार करती है। कर्नाटक के जीत के बाद कांग्रेस को लगता है कि हां, अब हम मध्य प्रदेश जीत सकते हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो कांग्रेस इस समय बिल्कुल तैयार नहीं है उस तरह के समझौते के जिसके बारे में अखिलेश ने बात की। मुझे लगता है जब तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना के चुनाव नतीजे नहीं आते, तब तक कांग्रेस ये बातचीत को जारी रखेगी, लेकिन पूरी तरह से कमिट नहीं करेगी कि हां, हम तैयार हैं ममता के लीडरशिप में बंगाल में चुनाव लड़ने या अखिलेश के लीडरशिप में यूपी में चुनाव लड़ने। कांग्रेस बड़े फूक कर सोच समझकर आगे जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस अगली जो मीटिंग होगी शिमला में, जहां कांग्रेस की सरकार है, यानी कांग्रेस ने पूरा अपना पल्ला नहीं झाड़ा इस विपक्ष के इस प्रयास से। लेकिन जब तक चुनावी नतीजे इन 3-4 राज्यों के नहीं आते, तब तक कांग्रेस पूरी तरह से तैयार नहीं है। ये जो फॉर्मूला जो है कि हर राज्य में जो नंबर 1 पार्टी है वो बीजेपी का मुकाबला करे, कांग्रेस उस दिशा में अभी तक पूरी तरह से जाने के लिए तैयार नहीं। नतीजे वैसे 5 राज्यों के आने हैं। हम अक्सर अपनी गिनती में नॉर्थ ईस्ट को संख्या बल में कम होने की मिजोरम भूल जाते हैं। मिजोरम का भी नतीजा आना है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना से इतर
राजदीप सरदेसाई, आखिरी सवाल, उसके बाद आप हमारी तरफ से मुक्त हैं। आपके एक और मित्र वहाँ बैठे हुए थे भीतर, उमर अब्दुल्ला, कह रहे थे आज आप इस ऑर्डिनेंस पे सब लोग एक होने की बात कर रहे हैं। जब 370 हटाया गया तब तो सब लोग चुप थे और इसके बाद भी उस मीटिंग में बहस शुरू हुई थी। बताइए क्या जानकारी है? देखिए, यही तो इस पूरे मीटिंग की सबसे बड़ी एक तरह से एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि एक तरफ कुछ नेता कहते हैं कि हमें राष्ट्र स्ट्रेटेजी बनाई है, नेशनल स्ट्रेटेजी बनानी है मोदी जी को हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए, लेकिन हर राज्य में उनके ऐसे कुछ लोकल मसले हैं जिन पर आम राय नहीं बनती है। आर्टिकल 370 पर केजरीवाल जी ने एक तरह से सरकार का, मोदी सरकार का समर्थन किया था और यही बात उमर अब्दुल्ला ने उठाई। यही बात ममता बनर्जी पंचायत पोल्स उठाकर लेफ्ट पर आरोप लगा रही है। तो देखिए, उमर अब्दुल्ला हो, कई जो नेता हैं, उनके अपने अपने कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो कह रहे हैं कि आम सहमति बननी चाहिए। केजरीवाल के लिए ऑर्डिनेंस एक बड़ा मुद्दा बन गया है। वही एक कांग्रेस नेता ने कहा लेकिन पंजाब में आप हमारे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और आप कह रहे हैं यहां अलायंस बनाइए। तो एक अविश्वास का माहौल अभी भी है और अविश्वास का माहौल एक दिन में, एक मीटिंग के बाद निकल नहीं सकता। ये एक मैराथन होगा। मुझे लगता है अगर कोई अलायंस होना है तो वो जनवरी के महीने के पहले मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि 6 महीने लगेंगे। इसी तरह से मीटिंग्स रहेंगी, कॉन्वर्सेशन रहेगा, लेकिन कोई मैजिक फॉर्मूला मुझे नहीं लगता। ये बताइए, अभी आप लालू जी से मुलाकात की आपने कि नहीं? मैं जा रहा हूं मिलने बहुत दिनों के बाद। अच्छा, ये बताइए, लालू जी कह रहे हैं कि राहुल दूल्हा बने, हम बाराती बनेंगे। मतलब क्या वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने? क्योंकि कभी आरजेडी वाले कहते हैं कि नीतीश कुमार में क्या बुराई है। अभी हमने आरजेडी के सांसद मनोज झा का इंटरव्यू किया, उनसे पूछा गया प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के बरक्स विकल्प का, तो उन्होंने नीतीश का नाम लिया। तो अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि इस पर भी पेच फंसेगा या पेच फंस सकता है, इसलिए इस नाम का जिक्र नहीं हो रहा कि प्रधानमंत्री कौन होगा उनकी तरफ से उम्मीदवार। लीडरशिप इतना बड़ा सवाल नहीं है। मैंने ममता जी से भी बात की, अन्य नेता, उन्होंने कहा ये मुद्दा जो है हम चुनाव के बाद तय करेंगे। लेकिन देखिए, राहुल जी के आने से जरूर ये होता है कि ये जो रीजनल पार्टीज है, इनको लगता है कांग्रेस जो है वो हमें टेक ओवर करेगी और कांग्रेस को डर है कि ये जो रीजनल पार्टीज है ये हमें कमजोर करने में लगी है। राहुल गांधी के आने से ये जरूर है, राहुल गांधी के बारे में हर नेता जो है राहुल जी की बात कर रहा था, तो ये सवाल उठता है। राहुल भारत जोड़ो यात्रा के बाद से उनकी सक्रियता और उनके पक्ष में विपक्षी दलों के बीच, उनके अपने समर्थकों के बीच एक मोमेंटम तो बिल्ड हुआ ही है ना। आज नीतीश कुमार भी जिस आग्रह से कह रहे थे राहुल गांधी को बोलने के लिए, वो बात और है कि राहुल गांधी ने खड़गे को आगे कर दिया अपने प्रदेश, अपने पार्टी अध्यक्ष को। देखिए, नहीं, लालू जी और राहुल जी के बीच में अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी को अभी भी लगता है कि राहुल गांधी जो है वो सीताराम येचुरी की बात ज्यादा सुनते हैं, बाकी नेताओं की कम। तो अभी भी जैसे मैंने कहा अविश्वास है और सवाल यह है कि इनके सामने कौन है सौरभ? इनके सामने मोदी जी है। आज आप देखिए, मोदी जी वहां अमेरिका जाके टेक ट्रांसफर की बात करते हैं, 21वीं सदी की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, स्पेस की बात करते हैं, और यहां विपक्षी दल क्या कह रहे हैं कि हम किसी भी हालत में मोदी जी को हटाना चाहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग एक व्यक्ति यहां थे, दीपंकर भट्टाचार्य, सीपीआईएमएल के जो लीडर हैं। अब आप देखिए, एक तरफ सीपीआईएमएल है, दूसरी तरफ शरद पवार है, जो जिन्होंने साफ कहा है कि अडानी जी हमारे बड़े करीबी, हमारे दोस्त हैं। वहीं डी राजा है जो कहते हैं हम इस कॉर्पोरेट नेक्सस को तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इनके उस कॉर्पोरेट नेक्सस को तोड़ने के लिए डी राजा के पास कुछ सांसद विधायक भी तो होने चाहिए ना। असली शक्ति है पिनराई विजयन के पास, वो वहां केरल में है, उनको मुकाबला लड़ना है कांग्रेस से। तो ये तो सब नाम के लिए भाई, जिनमें शक्ति है, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये सब जनाधार वाले नेता हैं। तेजस्वी यादव, लालू यादव वहां बैठे हैं, इनके पास वोट है, इनके पास सीटें लाने का मादा है, तो इनकी बात का वजन तो समझ में आता है जी। यही तो इस पूरे गठबंधन के का प्रॉब्लम है कि क्या ये गठबंधन, इसका ड्राइवर कौन होगा? आपने पूछा, लीडर की बात नहीं है, ड्राइवर कौन है? इस मीटिंग के ड्राइवर नीतीश जी थे। अब अगले मीटिंग के ड्राइवर कौन होंगे? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ये शिमला मीटिंग की अध्यक्षता करके इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? और आखिर में एक ना एक दिन तो बीजेपी तो सवाल तो अभी भी पूछ रही है, मोदी वर्सेस हु। विपक्ष इस सवाल से बचना चाहती है, विपक्ष कह रही है हम मुद्दों पर लड़ेंगे। राजदीप जी, सवाल तो विपक्ष भी पूछ रहा है ना,
ममता बनर्जी समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने, उमर अब्दुल्ला ने, सबने अपनी अपनी मीटिंग में इस बात का जिक्र किया ना कि जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों का विपक्षी नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरीके से बोलने की स्पेस घट रही है, सारे इल्जाम तो उन्होंने भी लगाई है ना, तो बात तो उन पे भी हो सकती है। नहीं, इल्जाम मैं ये कह रहा हूं कि विपक्षी दल इस समय इस बात पर जोर नहीं दे रहे हैं कि हमारा नेता कौन होगा। ये एक नेता और एक ऐसा नारा और नैरेटिव जिसको वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कह सके। हाँ, ये नैरेटिव की बात हो रही है। पॉलिटिक्स में मैसेज का रिपीट होना बहुत जरूरी है, मैसेज का सरल और स्पष्ट होना और उसकी अपील होना। और उनका कहना है कि हमारा मैसेज होगा कि मोदी जी के राज्य में गरीबों को एक तरह से किनारे किया गया है और ये अमीरों की सरकार है। ये मैसेज वो लोगों तक ये क्या 2015 के सूट बूट की सरकार की ये नई पैकेजिंग है क्या? बिल्कुल उसी लाइन पर जा रहे हैं। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, विपक्ष के लिए आसान नहीं है, क्योंकि ये सब फॉर्मूला आपने पहले भी ट्राई किए हैं, लेकिन आप तब सफल नहीं रहे। सवाल अब ये उठता है, क्या गणित की वजह से विपक्ष को और भी लगता है कि अगर हम गणित महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल में अगर इस तरह के गठबंधन हुए तो बीजेपी को जरूर हम कमजोर कर सकते हैं, और अगर बीजेपी को हम 220 सीटों के नीचे ले आए तो फिर इट इज एन ओपन रेस। जी, बहुत शुक्रिया राजदीप जी, आप रुक करते हैं। आप यूरोप की हवा में जाइए, हम पटना में बैठे हुए। जी, मैं यूरोप में जा रहा हूं और निजी छुट्टियों पर जाते हुए भी मैं 5 शहरों में दर्शकों से मिलने का कार्यक्रम बना रहा हूं। दर्शक जो हमारे भगवान हैं और जिनको हम सिर्फ चुनाव के वक्त याद नहीं करते हैं, हमेशा याद करते हैं। नमस्कार, हम अभी लालू जी को मिलने जा रहे हैं, आपका ललन टॉप का नमस्कार उनको देंगे। जी बिल्कुल, सभी नेताओं को पक्ष विपक्ष के भरपूर नमस्कार दीजिए। थैंक यू राजदीप। जरूर। आदेश रावल का रुख करते हैं। आदेश, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला गया सब देख रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। अंदर खाने क्या हुआ इस पर भी बात हो रही है, लेकिन इस मीटिंग से पहले इन दलों की क्या तैयारी थी कांग्रेस के खेमे में, खासतौर पर क्योंकि एक बयान आया सूत्रों के हवाले से राहुल गांधी के बनिस्बत की हम बलिदान देने को तैयार हैं। इसको राजनीति की कक्षा में ऐसे पढ़ा गया कि हम अपने जो पॉलिटिकल राइवल्स हैं नॉन बीजेपी, उनको एकोमोडेट करने के लिए तैयार हैं, एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं। आपके पास क्या जानकारी है? समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करूँ, इतना बड़ा रायता फैला हुआ है। आप एक तरफ से समेटना शुरू करिए, पूरा समय। इसकी शुरुआत होती है कि जब इस बैठक की तारीख थी कि 12 जून को ये बैठक पटना में होनी है, और उससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों की तरफ से संदेश दिया गया कि हम इस बैठक में नहीं पहुंच पाएंगे। और इस बैठक से ठीक 3 दिन पहले जयराम रमेश, जो कांग्रेस पार्टी के मीडिया महासचिव, उन्होंने कहा कि हमारे कोई छोटे मोटे नेता वहाँ चले जाएंगे। लेकिन इस बीच में राहुल गांधी, देखिए ये जो पूरी बैठक हो रही है, विपक्षी एकता की बात हो रही है, इसका जो क्रेडिट है वो जाएगा राहुल गांधी के पास, क्योंकि उन्होंने इस विपक्षी एकता को इकट्ठा करने के लिए, जो आपने कहा कि हम सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, और राहुल गांधी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, तो वो जो वर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी और ये जो बात है सेक्रीफाइस, ये दोनों आपस में इसलिए मिलते हैं कि राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के नेताओं को भी संदेश दिया है। अगर मैं माइनस कर दूं सिर्फ आम आदमी पार्टी को, तो हर राज्य के लोगों को ये कहा गया है कि आपको हर जगह सेक्रीफाइस करने के लिए राजी होना होगा। हमें 2024 में मोदी जी को हराना है, इसलिए कांग्रेस पार्टी किसी भी त्याग के लिए तैयार है। तो जब जयराम रमेश ने स्टेटमेंट दिया कि हमारे दूसरे नेता जाएंगे, राहुल गांधी नहीं जा पाएंगे, तो लालू यादव की तरफ से संदेश दिया गया, और राहुल गांधी ने अमेरिका में रहते हुए नीतीश कुमार से बात की कि मैं चाहता हूं कि मैं खुद इस बैठक में आऊं, खड़गे जी भी आएँ, आप कृपया करके इस बैठक को पोस्टपोन कर दीजिए। हालांकि नीतीश कुमार ये कह चुके थे तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, हम पोस्टपोन नहीं कर पाएंगे, लेकिन राहुल गांधी के फ़ोन के बाद नीतीश कुमार ने इस बैठक को पोस्टपोन किया और आज ये बैठक 23 तारीख को हुई। अब इसमें समझिए कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ है। सबसे पहले बात करूंगा मैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी को लेकर जो चर्चा हो रही है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए, फिर एक स्टेटमेंट जारी कर दिया गया। दरअसल पंजाब कांग्रेस, दिल्ली कांग्रेस, खासतौर पर इन दोनों राज्यों की जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उनकी तरफ से साफ साफ संदेश दिया गया है कि अगर केजरीवाल से समझौता हो गया तो इन दोनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी, जो ऑलरेडी बहुत कमज़ोर हो चुकी है, और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, और जो थोड़ा बहुत कार्यकर्ता इनके पास बचा है वो भी नहीं बचेगा। इसलिए अजय माकन ने कई बार राहुल गांधी इस बारे में मीटिंग करी, और उधर प्रताप सिंह बाजवा ने भी यही बात पंजाब की तरफ से राहुल गांधी को कही। और कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की
एक मॉडस ऑपरेंडी ऐसी है, काम करने का तरीका ऐसा है कि वो अपने अपने प्रदेश कमेटी के जो लोग होते हैं उनके ऊपर छोड़ देते हैं। देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी यहाँ बैठक में है और पश्चिम बंगाल से अधीर रंजन चौधरी जो है वो स्टेटमेंट देख के कह रहे हैं कि ममता जो है वो हमारे कार्यकर्ताओं को बांटती हैं, पीटती हैं। लेकिन एक ही पार्टी ऐसी है जिसको लेके ही पूरा बवाल हो रहा है, वो है आम आदमी पार्टी, जिसमें दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी और पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये दबाव है कांग्रेस नेतृत्व के ऊपर, खड़गे जी के ऊपर और राहुल गांधी के ऊपर कि आप किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी का साथ मत दीजिए। लेकिन इसको टालने के लिए कोशिश ये की गई खड़गे जी की तरफ से कि जब संसद सत्र आएगा तो उसमें हम इस बात का फैसला कर लेंगे। ये मैटर, ये संसद की स्ट्रैटेजी का मैटर है, ये कोई विपक्षी एकता का मैटर नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कल ये स्टेटमेंट जारी किया था कि हम संविधान की कॉपी लेके कल की बैठक में जाएंगे और सबको बताएंगे देखिए हमारा इस मुद्दे पे साथ दीजिए, बाकी सब राजी थे, सिर्फ कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाने की बात थी। लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी कामयाब नहीं हुई, क्योंकि कल रात को ही उन्हें संदेश दे दिया गया था कि बैठक को, इस विपक्षी एकता की बैठक को डिस्टर्ब करने की कोशिश आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए, आप बैठक में अपनी बात ज़रूर रख लीजिएगा। और हुआ भी वही। अब मैं आपको कुल मिला के कह सकता हूँ कि अरविंद केजरीवाल विपक्षी एकता में उनका शामिल होना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि वो ऑर्डिनेंस के ऊपर राज्यसभा में कांग्रेस का समर्थन चाहते हैं और कांग्रेस के लगभग 2 बड़े राज्य उत्तर भारत के दिल्ली और पंजाब और उसके साथ साथ हरियाणा भी, इन तीनों राज्यों के तमाम नेता ये चाहते हैं कि इनके साथ किसी प्रकार का समझौता ना हो। हाल ही में जब गुजरात चुनाव हुआ था, जितना भी 12 या 13% वोट आम आदमी पार्टी के पास गया, उतना ही एग्जैक्टली वोट कांग्रेस का कम हुआ जो उसको 2017 के विधानसभा चुनाव में मिला था। यानी जो टोटल वोट आम आदमी पार्टी के पास गया वो पूरा का पूरा वोट बैंक कांग्रेस का था। तो ऐसे में इन तमाम राज्यों की जो कांग्रेस कमेटी है उन सब का दबाव राहुल गांधी के ऊपर है, खड़गे साहब के ऊपर है, इसलिए उन्हें समर्थन नहीं मिल पा रहा है। सौरभ जी, ये तो समर्थन और विरोध की बात हो गई, लेकिन जो जिक्सा पजल एक ये है कि कहाँ पे कौन सदारत करेगा, इसको लेके भी अभी कांग्रेस में अंदर खाने को चल रहा है, या उन्हें लग रहा है कि एक बार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के रिजल्ट आ जाते हैं जिसमें कांग्रेस को ये उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, तेलंगाना और मिजोरम को छोड़ दें अगर तो जो ज़मीन, तो उसके बाद लगता है कि उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। नहीं, देखिए आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, लेकिन राहुल गांधी ने एक मीटिंग में इस बात का जिक्र किया था कि हम 2019 के चुनाव से पहले भी ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों चुनाव जीते थे, उसके बावजूद भी हम लोकसभा चुनाव हार गए थे। तो ये बात सही है कि बार्गेन करते 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 दिसंबर तक ये बात जाएगी, लेकिन ये बात सही नहीं है कि इन राज्यों के नतीजों के बाद कांग्रेस का कोई डिसीजन जो है बदलने वाला है। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी हालत में विपक्षी एकता चाहते हैं, उसके लिए उन्हें कोई भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वो करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आप देखिए कि कौन कौन सी पार्टी हैं जिनको आज बुलाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल नीतीश कुमार जब सबसे पहले दिल्ली में उन्होंने खड़गे जी से मुलाकात की, उसमें राहुल गांधी भी थे, तो वो चाहते थे कि उन्हें यूपीए का कन्वीनर, संयोजक बना दिया जाए ताकि वो उस अथॉरिटी के साथ विपक्षी एकता के लोगों, विपक्ष के लोगों से बात कर सकें, उनको एक कर सकें। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ने कहा कि आप पहले ये दिखाइए कि आपकी थाली में है क्या, आप हमें क्या परोस रहे हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार निकले और वो सबसे जाके मिले, अखिलेश यादव से मिले, उद्धव ठाकरे से मिले, पवार से मिले, ममता बनर्जी से मिले, सबसे मिलके उन्होंने अपने आप को ये दिखाया कि हाँ, हम इसको एकजुट कर सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस इस बात को अच्छी भली जानती थी कि उनकी छतरी के नीचे ये सब लोग नहीं आएंगे, इसलिए ये जिम्मा दिया गया नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार ने इसको आज बखूबी करके भी दिखाया। इसीलिए हो सकता है कि शिमला की जो बैठक होगी उसमें उन्हें यूपीए का संयोजक भी घोषित कर दिया जाए, ताकि एक अथॉरिटी के साथ सबसे बातचीत कर सकें। और एक और बात आपके दर्शकों के लिए, जिस दिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव लखनऊ गए थे अखिलेश से मिलने के लिए, तो बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने अखिलेश को कहा कि आपको पापा यानी लालू जी याद कर रहे थे, वो दिल्ली में आपसे मिलना चाहते हैं। और उसके बाद, उसके लगभग 2 दिन बाद अखिलेश यादव दिल्ली आए, लालू यादव से मिले, और लालू यादव ने उन्हें समझाया कि उन्हें क्यों विपक्षी एकता की इस बैठक में आना चाहिए, क्यों विपक्ष के साथ एकजुट होना चाहिए। क्योंकि इसकी बड़ी वजह यह है कि जैसा अखिलेश ने कहा कि जो जिस राज्य में मजबूत है उन्हें ज़्यादा सीटें दी जाएं या ज़्यादा तवज्जो दी जाए, वो उसी का पार्ट है। अखिलेश यादव यूपी में विपक्ष के नेता हैं, उनके पास सेकंड लार्जेस्ट पार्टी उनकी है, माफ़ कीजिएगा,
बीजेपी के सामने टक्कर वही दे रहे हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आने वाली है। जिस तरीके से कांग्रेस हर स्टेट में ये चाहती है कि किसी भी तरीके से विपक्षी एकता हो जाए, चाहे उसमें उनको कुछ भी त्याग करना पड़े। हाँ, अब मैं बात कर रहा था कि ये जितनी पार्टियां इकट्ठी हुई हैं उसमें बिहार में पहले से जेडीयू आरजेडी कांग्रेस साथ हैं, महाराष्ट्र में पहले से एनसीपी शिवसेना और कांग्रेस साथ हैं। तो इनमें अलग कौन है? छोड़ के अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल। अरविंद हालांकि ऑलरेडी बाहर हो गए। तो इन दो पार्टियों के अलावा कोई तीसरी पार्टी तो ऐसी नहीं है जो विपक्षी एकता में पहले से ना हो। तो जो सारी मशक्कत हो रही है वो इन दो राज्यों के लिए हो रही है। अब इन दो राज्यों को देखिए, बिहार को और महाराष्ट्र को, इन दोनों राज्यों में अगर हम जोड़ लें तो इनमें 88 लोकसभा 88 लोकसभा सीटें जो पहले से 53 बीजेपी के पास हैं। और बड़ा जो झटका लगने वाला है या जो नुकसान हो सकता है बीजेपी को, वो इन दो राज्यों से हो सकता है। इसीलिए बीजेपी चाहती थी कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो है वो तोड़ी जाए ताकि लोकसभा में उनको दिक्कत ना हो। लेकिन शरद पवार के एक एक्शन से वो नहीं टूटी, वो बच गई। तो इस बात को ये भली भांति समझते हैं कि किसी भी तरीके से इन बिहार और महाराष्ट्र में कैसे बीजेपी अपने आप को इससे बाहर निकाले, लेकिन अभी तक निकाल नहीं पाई। तो पूरी जो मशक्कत हो रही है विपक्षी एकता की, वो बेसिकली अखिलेश यादव और ममता बनर्जी को लेके हो रही है। और कांग्रेस ये बात समझती थी कि ये दोनों हमारी छतरी के नीचे नहीं आएंगे, इसीलिए नीतीश कुमार को जिम्मेदारी दी गई और आज उन्होंने दिखाया कि मैं ये कर सकता हूं। और शिमला में मुझे लगता है कि उनके कंधों पर और भार आने वाला है। और शिमला क्यों महत्वपूर्ण है सौरभ जी? ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है। 2003 में कांग्रेस ने, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, एक शिमला चिंतन शिविर किया था और उसमें कांग्रेस ने पहली बार ये माना कि हमें गठबंधन की आवश्यकता है, छोटी पार्टी को साथ लेके चलना पड़ेगा। और उसके बाद उन्होंने उनको साथ में लिया, गठबंधन हुआ और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव से पहले 2024 के कांग्रेस पार्टी शिमला में ही विपक्षी पार्टियों को इकट्ठे करने जा रही है। इसलिए शिमला कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण और इसलिए खड़गे जी ने उस बात का जिक्र किया। थैंक यू आदेश। हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से कन्हैया बेलारी जी। कन्हैया जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपके नेता नीतीश कुमार ने अब क्या किया पिछले 24 घंटे में? प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात तो सबने सुन ली, उसके पहले क्या खेल हुआ कल से? अरे नीतीश कुमार प्रिलिमिनरी में डिस्टिंक्शन से पास हो गए, आप ये नहीं देख रहे हैं? अब मेन एग्जामिनेशन है शिमला में, उसका बाद 24 में इंटरव्यू है। मेन एग्जामिनेशन भी बढ़िया होगा। किसी को था वो तो यहाँ हो रहा था कि आप कन्हैया जी इस तरीके से आप नीतीश जी की तरफदारी करते हैं, लोग कमेंट बॉक्स में कहते हैं कन्हैया जी पत्रकार हैं कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं। हम सही बात कर रहे हैं। पहले तो ये हो रहा था ना कि इतना मेढक है कि एक तराजू पर नहीं आएंगे। हाँ। अब तो तौल दिया नीतीश कुमार ने। अच्छा, ये बताइए नीतीश जी और राहुल जी का क्या बात हुआ मीटिंग से पहले? राहुल जी और राहुल जी से लगातार टच में है। हाँ, समझ आ, राहुल गांधी हर किसी भी सेक्रीफाइस के लिए तैयार है, ये समझ लीजिए। डायरेक्ट टच में है या किसी के जरिए बात होता है? नहीं नहीं, डायरेक्ट टच में है, किसी भाया मीडिया से नहीं, डायरेक्ट टच में है। हाँ, और ये आज से तो जो लोग ये सोच रहे थे कि ये मीटिंग ही नहीं हो पाएगी, वो अभी बदहवास है, वो परेशान है कि कैसे हो गया भाई, कैसे हो गया भाई, अरे क्यों नहीं होगा। अच्छा, इसमें लालू जी और तेजस्वी जी का क्या रोल रहा? लालू जी का, अरे लालू जी तो एक तरह से समझिए कि बहुत कुछ वो भी देख रहे हैं ना। क्या देख रहे हैं बताइए। लालू जी, अरे देखिए, जैसे कि उन्होंने बताया कि कैसे अखिलेश को बुला करके उन्होंने अखिलेश जी कहाँ तैयार थे, उन्होंने तैयार किया। उसी तरह लालू प्रसाद यादव भी कांग्रेस के जो राहुल गांधी है उनसे बातचीत करते हैं, उनको तैयार करते हैं। आज तो उन्होंने और भी बहुत आगे बढ़ के कह दिया कि शादी नहीं कर लीजिए। आपने सुना होगा। तो लालू जी का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन उनका रोल बहुत ज्यादा हिडन है। अच्छा, अरे तो इसीलिए तो आपसे बात कर रहे हैं ना, थोड़ा हिडन रोल को खोलिए। नहीं, हिडन रोल को कैसे खोल दें आप? तो फिर बात क्या करेंगे? बाकी तो सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुने लिए हैं। नहीं ना, कॉन्फ्रेंस में कैसे सुनी है? ये थोड़ा सुना कि पटना में काहे मीटिंग हुआ। हाँ, पटना में क्यों मीटिंग हुआ? ममता जी कहीं थी।
ममता जी ही कही थी, लेकिन उसके पीछे नीतीश जी भी चाहते थे कि पटना में हो। उसके पीछे 4 गो जो स्टेट है जहां आप जब भी आप 77 में हो या 89 में हो, जो परिवर्तन की लहर चलती है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग उसको आत्मसात करते हैं, दिल पर लेते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। साउथ में ऐसा नहीं होता है। अब 77 में देखे होंगे, 89 में भी देखे होंगे। अब चारों सीट में, चारों प्रदेश मिला करके समझिए कि कितना 176 सीट है। 176 है। भाजपा 108 जीती है। अब भाजपा को इन लोगों का स्ट्रेटेजी जो है कि इनको 50 से नीचे ला देना है इसी 4 में। ये जो स्ट्रेटेजी बनी है, इसीलिए एक मतलब स्वाभाविक जो लोगों के दिल में, मतलब जो दिल पर लेते हैं बदलाव, तो इसीलिए हुआ था कि परिवर्तन उत्तर प्रदेश और बिहार जहां परिवर्तन कर देगा, और वेस्ट बंगाल भी, तो नरेंद्र मोदी हट जाएंगे। पर उत्तर प्रदेश में तो परिवर्तन की कोई आहट दिख नहीं रही है। विधानसभा चुनाव हुए, नगर निकाय चुनाव हुए, जिला पंचायत चुनाव हुए, कहीं विपक्ष नजर नहीं आया। 84 में 411 सीट जीती थी, और मुझे लगता है 11 या 14 जो भी हो। और उत्तर प्रदेश में भाजपा, ये कांग्रेस कितना सीट जीती थी? 85 में 83 सीट। क्या हुआ 89 में? अरे तो 84 से 89 के बीच में महाराज 5 साल का फर्क है। यहाँ तो हाल हाल की बात हो रही है। मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि विपक्ष उत्तर प्रदेश को लेकर किस बिना पर आश्वस्त है? नहीं, विपक्ष देखिए, मुझे जो अंदर की सूचना, मैंने जो अंदर की ये बात है कि अब 67 सीट पर ये लड़े थे कांग्रेस वाले उत्तर प्रदेश में। पिछले चुनाव में आप भी जानते हैं जी, 1 सीट जीते। यह एक ही सीट जीते, 3 या 4 पर हमको लगता है सेकंड किए थे जी। उतना ले लेंगे, उनको दे देंगे लोग और मान जाएंगे। अब बाकी जो वहां 1 to 1 लड़ते हैं भाजपा से 1 to 1 लड़ते हैं, उनको छोड़ देंगे। अरे 400 भाई, 2004 में ये कितना सीट पर लड़े थे? 400 पर लड़े थे ना जी। मुझे लगता है कॉम्प्रोमाइज क्या है, 400 से तो कम कभी कांग्रेस लड़ी नहीं इधर। जो 4-5 चुनाव हुआ है, तो इस बार वो 350 लड़ जाएंगे। क्या दिक्कत है भाई? गोल मैंने क्या है कि नरेंद्र मोदी को हराना है। सब हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं उनसे, ये न प्रकार है, किसी न किसी तरह से सब। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे तो मीटिंग में कांग्रेस और कम्युनिस्ट वाले साथ बैठ गए, केरला में क्या करेंगे? अभी तो हम 328 की बात कर रहे हैं। ज्यादा 12 राज्यों के जो जुटे थे यहाँ पे, अभी छोड़िए, 12 राज्यों के जो जुटे थे, 6 चीफ मिनिस्टर और 5, ये 12 राज्य में इनको जो है ला देना है ना, जहां 165 ही जीते हैं। अच्छा, जहां वो 128 है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये बताइए, केजरीवाल जी क्यों नाराज होके चले गए? अरे केजरीवाल जी नाराज काहे हो गए, वो जानबे करते हैं। वो उमर अब्दुल्ला ने कह दिया ना, क्या कह दिया? जो है, हाँ वही कह दिया कि आप 370 धारा की वो समय हो रहा था, तो आप तो मोदी जी के साथ हो गए, और आप इस पर जो है अब ये कर रहे हैं कि नहीं अध्यादेश का पहले हो जाए, चाहे जो जाए। देखिए उसमें भी तो खड़गे जी का जो आया है बयान, उसमें मैं खड़गे जी तो उन्होंने कहा कि भाई इस पर हम लोग कहा ये है कि अलग हैं, लेकिन जब हाउस चलने लगेगा उसके पहले जो बैठक होगी उसमें ये सब बातें होंगी। तो अब आपके मुख्यमंत्री का राष्ट्रीय कद बढ़ रहा है। अरे नीतीश कुमार का यही एक सपना है कि प्रधानमंत्री बने या ना बने, नरेंद्र मोदी के बराबर जो है कंधा से कंधा। अब प्राइम मिनिस्टरियल जब फेस हो जाएंगे तो होगा ना कि बराबर में आ जाएंगे जी, नजदीक नहीं रहे, नीचे नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर फेस सिर्फ पटना में बनाया जा रहा है या बाकी देश में भी? अब कन्वेनर जब बन गए तो इसका मतलब क्या है? अच्छा, कन्वीनर बन गए मतलब अघोषित प्रधानमंत्री कैंडिडेट। और क्या घोषित? देखिए हम अपने चैनल हमारा जो है, मैं डे 1 से कह रहा हूं कि यही होंगे। देखिए हो गया। मैं फिर कहता हूं कि ही इज गोइंग टू बी प्राइम मिनिस्टरियल फेस। आप नोट कर लीजिए कहीं। जी सर, मैं नोट कर लेता हूं। हाँ। थैंक यू सो मच कन्हैया बेलारी जी, थैंक यू आदेश रावल जी, राजदीप जी। ये राजनीतिक चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसको बहुविध ढंग से कहा सुना जाएगा। सियासत पर चर्चा चलती रहेगी। बढ़ते हैं नेता नगरी के अगले सेगमेंट की तरफ। नेता नगरी के अगले सत्र में आपका स्वागत है, जिसका नाम है जवाबदेही। इस सत्र में सवालों के जवाब दिए जाते हैं, आईटी सेल्स को कच्चा माल दिया जाता है, और हमें भविष्य में ट्रोलिंग के लिए जो आप लोगों को, कुछ लोगों को तर्क चाहिए होते हैं, क्लिप चाहिए होती हैं, वो भी सहूलियत से उपलब्ध कराई जाती हैं थोक की मात्रा में। तो शुरू करते हैं जवाबदेही। पहला सवाल, सौरभ जी, आपने आदि पुरुष देखी क्या? फिल्म कैसी लगी? इस पर जो भी बवाल हो रहा है उस पर आपके क्या विचार हैं? कल्पना का ये सवाल है
कल्पना जी, मैंने आदि पुरुष देखी। मैं वो सारी फिल्में देखने की कोशिश करता हूं जो किन्हीं वजहों से बहुत ज़्यादा खबरों में रहती हैं, फिर चाहे वो ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्म हो, चाहे आदि पुरुष जैसी फिल्म हो, चाहे वो कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म हो, या जिन दिनों हम फिल्मों का रिव्यू किया करते थे उन दिनों MSG मैसेंजर ऑफ गॉड गुरमीत राम रहीम की जो फिल्में आती थी वो भी देखा करते थे। आप आदि पुरुष के बारे में मेरे विचार जानना चाहती हैं। आदि पुरुष पर ट्विटर पर आपको जो विचार दिख रहे हैं वो विचार मनोज मुंतशिर की जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, आधे विचार तो उस क्रम में आ रहे हैं और आधे विचार फिल्म में कुछ डायलॉग्स की गुणवत्ता को लेकर आ रहे हैं जो किरदार के पूरे गठन पर सूट नहीं करती हैं। अब ये सारी चीज़ें हमने ट्विटर पे पहले ही बहुत अच्छे से पढ़ ली थी तसल्ली से, उसके बाद फिल्म देखने गए। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन देखा है, अगर आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखा है, या ऐसी ही कोई भी आपने जो भव्यता की पराकाष्ठा वाली अमेरिका में बनी सीरीज़ हैं उन्हें देखा है, तो आपको साफ समझ में आएगा कि कितना उसका इम्प्रेशन है रामायण की कथा को नए सिरे से कहने के लिए। आप लंका के गठन को देखते हैं तो आपको LOTR याद आती है, उसकी पूरी चढ़ाई, पूरा उसका जो विन्यास है वो। तो इस तरह से आपको लगातार, आप जब पहली बार उस बैट को देखते हैं, चमगादड़ को देखते हैं जिस पर सवार होके लंकापति आते हैं, तो आपको ध्यान आता है कि जब ड्रैगन इंट्रोड्यूस हुए थे पहली बार बड़े पैमाने पर GOT में, तो हमारे कई मित्र हैं जो इस तरह के बहुत सारे साम्य खोज रहे हैं। किसी को बालों के गठन से आपत्ति है, किसी को वेशभूषा से आपत्ति है, किसी को डायलॉग से आपत्ति है। अपना कुछ उल्टा है। हमको लगता है कि हमारे पूर्वजों की ये जो कहानियाँ हैं इनको सब अलग अलग ढंग से कहते और सुनते रहे हैं। अब उसके पीछे के भाव को लेकर बहुत राजनीति है और बहुत बहस भी है। और जैसा मैंने कहा, मनोज मुंतशिर अपने प्रीवियस स्टैंड्स को लेकर हिस्ट्री से जुड़े और दूसरे मसलों से जुड़े लगातार वो एक पोलराइजिंग फिगर बने रहे हैं। मनोज मुंतशिर जो कभी मंचों पर बैठ के महाराणा प्रताप और बादशाह अकबर दोनों का जिक्र किया करते थे, उनकी बाद में पॉलिटिक्स बदल गई। तो ये आधा रायता तो इसलिए फैला क्योंकि मनोज मुंतशिर की लिखी ये फिल्म है। दूसरी बात, फिल्म में जिस तरह के बजट की बात कही गई, जिस तरह की भव्यता की बात की गई, जिस तरह के VFX की बात की गई, वैसा दिखा नहीं। अब इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि हम लोगों को बेहतर देखने की आदत है, हम लोगों को एक्सपोजर है। तीसरा उनके सामने संकट ये था कि रामायण की कहानी का विस्तार कौन सा है, तो कौन से प्रसंगों को छुएं, कौन से प्रसंगों को उभारें। हर कथावाचक की इसमें अपनी दृष्टि होती है, अपनी संवेदनशीलता होती है, अपनी विचारधारा भी होती है। जैसे आप किसी भी वाचक से बात करेंगे तो वो बताएंगे कि रामचरितमानस के या रामायण के कौन से मार्मिक प्रसंग हैं जिन पर ज़्यादा बात होगी। कोई आपको निषाद राजगुह के साथ राम के संबंध के बारे में बताएगा, कोई सुग्रीव के साथ संवाद के बारे में बताएगा, कोई कुछ और बताएगा, कोई त्रिजटा और सीता के संवाद के बारे में बताएगा। अच्छी चीज़ यह है कि इसी बहाने रामायण को लेकर नए सिरे से बहस शुरू हो रही है। आप आदि पुरुष देखें ना देखें आपकी मर्जी है, फिल्म का क्या हाल हो रहा है आप देख ही रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस देश में राम कथा को जितने अलग अलग ढंग से कहा और सुना गया है वो आप ज़रूर देखें। शुरुआत के लिए मैं आपको बता सकता हूं, राजकमल प्रकाशन से और वाणी प्रकाशन से अलग अलग भाषाओं में जो रामायण का गीत है, जो रामायण की परंपरा है, उसे कैसे विस्तृत रूप से बताया गया है, इसके बारे में आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। वाल्मीकि रामायण हो, कम्मन रामायण हो, कृतिवास रामायण हो, तुलसीदास जी की रामायण हो, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आप अपने आराध्य के लिए आग्रही हैं वो अच्छी बात है, लेकिन आपके आराध्य को हजारों वर्षों में किस तरीके से निरूपित किया गया है ये भी जानना ज़रूरी है। बाकी कई लोगों ने ये भी कहा और दुरुस्त कहा कि जब आप दूसरी फिल्मों के लिए ये बायकॉट, इसका बहिष्कार, उसका बहिष्कार, ये आहत करने वाला है, वो आहत करने वाला कहेंगे तो ये कर्मा का जो चक्र है वो घूमकर आपकी ही तरफ आएगा। अगले सवाल का रुख करते हैं। सौरभ, आपने गदर कहाँ देखी थी? गदर का सीक्वल आ रहा है, आपको पहले वाली गदर में उससे ज़्यादा क्या पसंद था? अगर उसमें से कुछ हटाना चाहें तो क्या हटाएंगे? मैंने गदर देखी थी उरई, जो मेरा होम टाउन है, शहर है, वहाँ पे कृष्णा टॉकीज थी, जिसे हमने बचपन से उसको देखते आ रहे थे, हमारे घर के पास थी। और कृष्णा टॉकीज के बगल से टेलर वाली गली शुरू होती थी। उस गली से तब यानी लेट 80s अर्ली 90s में
एक अजीब किस्म की गंध आती थी। बाद में समझ में आया कि ये जो दिन रात यहाँ कपड़े कटते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी दुकानें थी और वो फिर फेंक दिए जाते हैं, साइड में पड़ जाते हैं, तो जो नए कपड़े से स्मेल आती है वो बहुत सम्मिलित हो जाती थी। इस स्मेल को भंग कौन कर पाता था? तब जब कोई ऐसी फिल्म आती थी जिसके लिए लोगों की अपार भीड़ आए। अपार भीड़ आएगी तो अपार समोसे तले जाएंगे और फिर उनका सुवास उसको नलीफाई कर देगा। लेकिन बाद के दिनों में कृष्णा टॉकीज की धज घट गई थी। वहाँ पुतली बाई का बदला जैसी फिल्में लगने लगी थी, जिसको गांव देहात के लोग ऐसे अपने गमछे से थोड़ा मुंह ढांप के सब्जी लेने आए हैं, सौदा करने आए हैं, और सुबह सुबह देख के निपट लेते थे। क्रमशः उसकी गत खराब होती गई। वहाँ की कैंटीन में किसी ज़माने में बड़ा अच्छा ऑमलेट मिला करता था, वो सब भी ख़त्म हो गया। फिर आई गदर। गदर को लगना था उरई के एक दूसरे सिनेमा घर में जिसका नाम था अर्चना पैलेस, लेकिन गदर के लगते ही कुछ शहरों में हो गया बवाल। बवाल के बाद अर्चना पैलेस वालों ने फिल्म अपने यहाँ से उतार ली, दे दी कृष्णा टॉकीज़ वालों को। कृष्णा टॉकीज़ वालों ने फिल्म लगाई, इतनी भीड़ उमड़ी कि उसका दलिद्दुर दूर हो गया। एकदम सीटों के कवर बदल गए, पुताई हो गई, टॉकीज़ की बेसिक मरम्मत हो गई, और उसी कृष्णा टॉकीज़ में हमने देखी थी गदर। रही गदर के दृश्यों की बात, तो गदर का सबसे कमाल का दृश्य हमें लगता है जिसमें जो ड्राइवर साहब हैं, तारा सिंह जी हैं, वो जब उस मिशनरी स्कूल के स्टेज पर परफॉर्म कर रहे होते हैं। सनी देओल को नृत्य करते देखना अद्भुत दृश्य होता है हमेशा ही। ये असंभव के संभव होने में आपके यकीन को बढ़ा देता है। अगले सवाल का रुख करते हैं। क्या इस बार लोकसभा चुनाव जल्द होंगे? आप लोग चुनाव कवर करने जाते हैं, कैसा अनुभव रहता है? कैसे पता चलता है कि हवा किधर है? कई बार ऐसा भी होता होगा ज़मीन पर आपको जो लगता है रिजल्ट वैसा नहीं होता। आशीष श्रीवास्तव का ये सवाल है। जी, हम लोग लोकसभा चुनाव कवर करने जाएंगे। क्या लोकसभा चुनाव जल्दी होंगे? नीतीश कुमार ने इसका संकेत किया, कई और हलकों से इस तरह की खबरें आई, लेकिन चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि ये लोकसभा का चुनाव है, इसकी तैयारी में ही 3 से 4 महीने का वक्त लग जाता है, और अभी इस तरह का कोई संकेत नहीं है कि इसको पहले करवाया जा सकता है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, इस बार हमारे लिए कवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दूसरा लोकसभा चुनाव होगा। 2019 पहला था, 2016 में ललन टॉप शुरू हुआ था। तो हम कोशिश करेंगे कि और बड़ी संख्या में टीम को रवाना करें और पहले से ही बिल्डअप शुरू कर दें। अगस्त सितंबर से ही राज्यों के विधानसभा चुनाव के बहाने ज़मीन के बयान को टटोलने की शुरुआत कर दें। तीसरी बात, आपने कहा कई बार ऐसा होता होगा कि अनुमान गलत होते होंगे। कई बार नहीं, ऐसा 2 बार हुआ है ललन टॉप के साथियों के द्वारा। त्रिपुरा को लेकर हमारे साथी निखिल वाट वहाँ गए थे, कवरेज की थी, उनके लिए शुरुआती दौर के चुनाव थे, और उनको लगता था कि चूंकि बीजेपी उस चुनाव के पहले कभी भी पिक्चर में नहीं थी, ये पिछले के पिछले विधानसभा चुनाव की बात है, तो उनका ये अंदाज था कि इस तमाम प्रचार के बावजूद बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बन पाएगी, और उनका अनुमान वो गलत साबित हुआ। ये ललन टॉप का अनुमान नहीं था, साथी का अनुमान था, लेकिन हमें अपने सब साथियों के बयानों को ओन करना चाहिए जब वो कैमरे के सामने दे रहे हैं अपने विश्लेषण को, जो कि गलत भी हो सकते हैं, है ना। दूसरी दफ़ा बंगाल को लेकर, चूंकि बंगाली हम लोगों की पहली भाषा नहीं है, तो हमारे साथी तब प्रशांत मुखर्जी इस चुनाव को कवर कर रहे थे, और उनका ये अनुमान था कि टीएमसी के लिए ये चुनाव मुश्किल भरा है। लेकिन जब नतीजे आए तो सबने देखा कि टीएमसी ने अभूतपूर्व जीत हासिल की। ये 2 चुनाव। बाकी 2017 में उत्तर प्रदेश से हमारी शुरुआत हुई, तब से लेकर अब तक जितने भी राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें अगर आप ज़मीन में खूब घूम रहे हैं, खूब लोगों से बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल के इतर नॉन पॉलिटिकल, तो आपको पता चल जाता है, और वो चीज़ें आपको संकेत में भी दिखती है। लेकिन चूंकि हम प्री पोल या पोस्ट पोल किसी भी तरह का सर्वे नहीं करते, इसलिए हमेशा व्याख्या करते हुए भी हम फैक्टर्स गिना देते हैं कौन से प्रभावी लगते हैं। कई एक बार मित्रों को व्हाट्सएप पे बता देते हैं, बाद में वो स्क्रीनशॉट वायरल भी हो जाते हैं कि आपने साहब यूपी में 269 कहा था, 273 आई जैसा। लेकिन ये ठीक नहीं है कि हम स्क्रीन पर आकर कोई नंबर प्रिडिक्ट करें, पर अंदाज़ा लग जाता है। कर्नाटक में भी अगर आप वो क्लिप देखेंगे जिसमें प्रीति चौधरी इंडिया टुडे की एंकर है, उनका शो था, तो मैंने उनको बोला था डिसाइसिव मैंडेट आ रहा है। हिमाचल में भी नज़र आता है, पता चल जाता है लगभग। तो ये लोकसभा को लेकर है। बाकी हम लोग भी बहुत उत्सुक हैं। इस बार का चुनाव बहुत ज़्यादा ज़मीन पे लड़ा जाएगा, डिजिटल फील्ड में भी बहुत ज़्यादा लड़ा जाएगा, तो मज़ा आएगा। अगला सवाल, क्या आप बिग बॉस देखते हैं? बिग बॉस ओटीटी में लॉर्ड पुनीत को पहले दिन ही निकाल दिया गया, इससे हमें तो बहुत बुरा लगा। आप क्या कहेंगे इस पर? संकल्प जैन। मैं बिग बॉस नहीं देखता हूँ, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है बिग बॉस देखने में, मेरे पास कतई समय नहीं है बिग बॉस देखने का।
बिग बॉस की एक दो रील दिख गई थी इंस्टाग्राम की फीड पर, और चूंकि इसको लेके बड़ा हल्ला मचा था कि कोई पुनीत हैं जो सोशल मीडिया से वायरल हुए हैं वहाँ पहुँचे और पहले ही दिन उनने हल्ला काट दिया, और जो भी बिग बॉस के घर के नियम होते होंगे उसको लेके कमेंट्स किए, फिजिकल होने की कोशिश की, झगड़े करने की कोशिश की, तो उनको वहाँ से रवाना कर दिया गया। बहुत कुछ है देखने सुनने को। कई लोगों के लिए लगता है कि ये बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे मनुष्य के जो गुण हैं, उनकी प्रवृत्तियां हैं, सामाजिक कबीलाई, वो बाहर आती हैं। पर ये इसीलिए हम लोग बहुत शुरुआत में, हम और हमारे एक मित्र हैं गजेंद्र सिंह भाटी जी, तो हम दोनों लोग शुरुआत में इसीलिए देखा करते थे कि कैसा होता है व्यवहार जब भीतर हो। अब मुक्त कर लिया अपने आप को इससे। अगला सवाल, एक सूची घूम रही जिसमें ललन टॉप पर कभी जातिवादी कभी ब्राह्मणवादी होने का आरोप लगता है, इस पर क्या कहेंगे? अंशुल प्रताप सिंह। मैं कहूँगा कि ये पूरी तरह से बकवास है। ललन टॉप में जाति देखकर किसी को नौकरी नहीं मिलती है। 2-3 लोगों को ट्विटर के कुछ महारथियों ने अपनी राजनीति के लिए उनका नाम पिक कर लिया और एक सूची बना ली। ललन टॉप में 95 के लगभग लोग काम करते हैं, सभी डिपार्टमेंट मिला के, प्रोडक्शन के, वीडियो के। चूंकि वेबसाइट पर सूची अपडेटेड नहीं थी तो उन्होंने उसमें से कुछ नाम चुने, उसमें कुछ गलत नाम भी चुने और अपने प्रोपेगेंडा को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। जो लोग ललन टॉप में काम करते हैं उनसे ना उनकी जाति पूछी जाती है, ना इससे उनका कद तय होता है। कद अंततः तय होता है काम से। अगर कास्ट सर्टिफिकेट देखकर नौकरी बांटी जाएगी तो फिर आपके प्रति जो जवाबदेही है वो कैसे होगी? ये एक सत्य है। दूसरा सत्य ये है कि विविधता रहे, इसको लेकर लगातार प्रयास रहते हैं। अलग अलग भौगोलिक इलाकों से, अलग अलग आर्थिक जोन के इलाकों से रिक्रूटमेंट किया जाता है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, ललन टॉप में सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोग काम करते हैं, उनको समान अवसर मिलते हैं और उनके काम के आधार पर तय होता है कि वो आगे कैसे करेंगे। दूसरी चीज़ क्या हुई कि चूंकि मेरे अतिरिक्त सभी लोगों का स्क्रीन पर नाम सिर्फ पहला आता था, है ना, चूंकि हमारा पहले से वो नाम चल रहा था तो एज इट इज़ चला गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने उसके हिसाब से अपनी अपनी राय बनानी शुरू कर दी। मुझे पता है कि मैं जाति के प्रश्न पर कितनी भी आपको अपनी जवाबदेही बरत दूँ, जो लोग मेरे व्यक्तिगत जीवन को जानते हैं उन्हें पता है कि जाति को लेकर मेरा आग्रह क्या है। आप ललन टॉप की कवरेज देखेंगे कभी भी कि किसी भी प्रकरण में अगर किसी ने कोई कास्टिस्ट रिमार्क किया तो खुद मैंने और मेरे साथियों ने उन्हें तुरंत टोका है। अब बताने के लिए मैं आपको बताने लगूं कि इस समय इस कमरे में नेता नगरी के जो प्रोड्यूसर या डिप्टी प्रोड्यूसर मौजूद हैं या जो पैनल पर है, कैमरे पर लोग मौजूद हैं, उनकी जाति क्या है, लेकिन इससे जिनको सिर्फ और सिर्फ ललन टॉप की पत्रकारिता को इस बिना पर खारिज करना है कि यहाँ पर 90-100 में से 10, 20, 22 लोग किसी एक जाति के हैं जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो करते रहेंगे। वो इस क्लिप का भी इस्तेमाल करेंगे, इस पर भी खूब करेंगे मेरी बला से। मैं उन लोगों के लिए जवाबदेह नहीं हूँ। मैं ललन टॉप के 4 करोड़ से ज़्यादा दर्शकों के लिए जवाबदेह हूँ। मैं संविधान के प्रति जवाबदेह हूँ। मैं इस देश में एक समतावादी समाज बने उसके लिए जवाबदेह हूँ। इसीलिए हमारा जोर किस पर होता है? हमारा जोर होता है कि कहीं भी किसी भी किस्म का भेदभाव हो उसको रिपोर्ट किया जाए। कोई भी जेंडर के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन हो उसको काउंटर किया जाए। ललन टॉप की पत्रकारिता पे कुछ कह नहीं पाए तो जाति का फंतूड़ा लेके घूमने लगे। घूमते रहिए, मेरी शुभकामनाएं हैं उनको। लेकिन ट्विटर के मंडलेश्वर ये तय नहीं करेंगे कि ललन टॉप पर क्या चलेगा, और ललन टॉप में जो लोग काम करते हैं उससे तय होगा कि ललन टॉप का स्वरूप कैसा होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विकास देवकीर्ति और सौरभ द्विवेदी की अमेरिका की तस्वीरें और वीडियो चल रहे हैं, उन्हें राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा जुड़ा बताया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? सलमान तौहीद। ये एक और बकवास और गप है। मैं, विकास देवकीर्ति जी और भारत से तमाम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के इनवाइट पे अप्रैल की शुरुआत में गए थे। मिशिगन में एन आर्बर एक जगह है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी टाउन है, और वहाँ पे जो बातचीत हुई थी, मैंने कई साइंटिस्टों से बात की थी, वो आपने ललन टॉप पे बाद में जब प्रकाशित हुई थी, मैं वापस आ गया था 10-15 दिन बाद। उसके बाद न्यूयॉर्क गए थे, सेंट्रल पार्क में बहुत सारे दर्शकों से मिले थे, येल यूनिवर्सिटी गए थे एक लेक्चर देने के लिए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए थे। मकसद ये था कि भारतीयों को बताया जाए कि अमेरिका जो एक नॉलेज बेस्ड इकॉनमी बनी है वो किस तरह से उनका प्राइवेट सेक्टर, उनका गवर्नमेंट सेक्टर अपनी यूनिवर्सिटीज़ में निवेश करता है, अपनी लैब में निवेश करता है। क्यों भारत के हज़ारों स्टूडेंट वहाँ पर जाते हैं और काम करते हैं। तो वो सारे वीडियोज़ आपको दिखाए गए थे, जो हमने म्यूजियम देखे थे वो भी दिखाए थे। राहुल गांधी का दौरा उससे 1.5-2 महीने बाद हुआ था। जो हम लोगों को फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैंने अभी तक सिर्फ 2 पॉलिटिकल रैलियां हैं, 3 पॉलिटिकल रैलियां हैं जो कवर की हैं चुनाव के दौरान। एक रैली की थी 2019 में नरेंद्र मोदी की, मुरादाबाद में कवर की थी। उसी का वो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक कार्यकर्ता वंदे मातरम पर
दूसरे नेता का विरोध कर रहा था लेकिन खुद नहीं गा पाया था। दूसरी रैली कवर की थी हमने 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की गोरखपुर में हुई रैली, और तीसरी रैली कवर की थी मायावती की एटा में हुई रैली। तो रैलियों से क्योंकि शोर इतना होता है, आवाज़ इतनी तेज़ आ रही होती है कि बहुत कंटेंट नहीं मिल पाता, तो मैं व्यक्तिगत रूप से और दूसरी जगहों पर जाना पसंद करता हूँ। नेताओं की कवरेज के लिए पत्रकार जाते हैं, आगे भी जाते रहेंगे, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, ठीक है। तो एक कहीं से रैंडम पिक्चर उठा के और कोई नरेटिव गढ़े, और ये अभी 2024 तक चलेगा क्योंकि पैसा बहुत है पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का पैसा ट्विटर हैंडल्स को, आईटी सेल्स को, व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोपेगेंडा करने के लिए खूब रिलीज़ होगा। तो सबको अपनी अपनी अंटी में दमाना है माल, तो उसके लिए उनको दिखानी होगी अपनी दिहाड़ी। वो अपनी दिहाड़ी दिखाते रहें, टैगिंग करते रहें। उनकी दिक्कत ये होती है कि वो लल्लन टॉप पे ठप्पा नहीं लगा पा रहे हैं, तो वो अब ये करो, अब ये करो, अब इस पे बोलो, अब इस पे बोलो, उसमें लगे रहते हैं। पर जैसा मैंने पिछले सवाल के जवाब में कहा कि उससे हमारा एजेंडा तय नहीं होता है। हमारा एजेंडा है कि संवाद हो, हमारा एजेंडा है कि देश की तरक्की हो, सवाल भी पूछे जाएं और अगर कोई उपलब्धि है उस पर भी बात हो। हमारा एजेंडा है कि अच्छा हो रहा है तो अच्छा बताया जाए और बुरा हो रहा है तो बुरा भी बताया जाए। और जिन लोगों की मेरी अमेरिका यात्रा में दिलचस्पी थी उनके लिए जानकारी भी कि अब यूरोप जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ और परिवार के साथ जा रहा हूँ, और वहाँ भी 5 शहरों में रहूँगा और कुछ दिलचस्प दिखेगा तो वीडियो बनाऊँगा, लल्लन टॉप वालों को दिखाऊँगा। बाद में जिनको अपनी दिहाड़ी और कमानी हो वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट इन तस्वीरों और वीडियो के ज़रिए बता सकते हैं कि फलाने नेता भाजपा के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, लेफ़्ट के, जितनी भी लेफ़्ट बची हुई है केरल के बाहर, या और एनसीपी समेत तमाम पार्टियों के, सपा बसपा के, वो भी कहीं होंगे तो मुलाकात हो जाएगी। चलती रहेगी मुठभेड़, क्योंकि न दैन्यम न चपलायनम। लेकिन जवाबदेही के बाद क्या चलेगा? जवाबदेही के बाद चलेगा नेता नगरी का अगला सेगमेंट जिसका नाम है फुर्सत की सलाह। फुर्सत की सलाह में सबसे पहले ये कमाल की किताब, अभिषेक चौधरी की किताब अटल बिहारी वाजपेयी पर, वाजपेयी द असेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से 1977। आप कहेंगे अटल बिहारी वाजपेयी पर तो कितनी ही किताबें लिखी गई। उल्लेख एनपी की किताब है अटल बिहारी वाजपेयी पर जिसकी काफ़ी चर्चा होती है, विजय त्रिवेदी की किताब है, फिर विनय सीतापति ने अटल बिहारी और आडवाणी पर मिलकर किताब लिखी, बहुत सारी किताबें। लेकिन देयर इज समथिंग डिफरेंट इन दिस बुक, सो आई स्ट्रांगली रेकमेंड इट। ये पिकेडोर इंडिया से किताब आई है, इसकी तस्वीरें, इसके बयान, इसके खुलासे, किस तरीके के रेजोल्यूशंस लिए गए, व्यक्तिगत जीवन में क्या हो रहा था, एक किस्म की बोल्डनेस है इस किताब में, और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी इस पर किताब वाला किया जाए। बोल्डनेस से जिक्र आया कबीर बेदी का। कबीर बेदी की किताब कही अनकही अभिनेता की जज्बाती ज़िंदगी, इसका हिंदी अनुवाद आया है मंजुल पब्लिकेशन से। बड़ी दिलचस्प ज़िंदगी है कबीर बेदी की, और शुरुआत ही होती है कि ये कैसे 20 साल के हैं और बीटल्स कितना मशहूर ग्रुप, और वो आया हुआ है दिल्ली में, मनीला से लौटते हुए 2 दिन के लिए टिका है, और कैसे ये बोल के कि भारत सरकार ने ये अनाउंस कर दिया है कि रेडियो पे आपको आना है, और ऐसे बोल सुन के कैसे वो स्कूप हासिल करते हैं, कैसे वो इंटरव्यू हासिल करते हैं, आगे प्रतिमा बेदी से मिलते हैं, कैसे फिल्मों में डेब्यू होता है। ऐसी कई रोचक जानकारियाँ हैं। जिन लोगों को चटपटी चीज़ें पढ़ने में दिलचस्पी है उनके लिए भी ये कमाल की किताब है। स्कूप कहा तो जिक्र आएगा हंसल मेहता की उस कमाल की सीरीज़ का जिसका यही नाम है, जिसमें करिश्मा तन्ना और जीशान अयूब जैसे कई एक्टर्स हैं। बहुत अच्छी एक्टिंग की है सब ने। हंसल मेहता का कमाल का डायरेक्शन है। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड स्कूप। अब मैं विदा लेता हूँ। आप लोग क्या देख सुन पढ़ रहे हैं ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। 2 हफ्ते की छुट्टी पे जा रहा हूँ। मेरे साथी निखिल नेता नगरी के कारवां को आगे बढ़ाएंगे। आपका उनको भरपूर प्यार मिले, ऐसा आपका छोटा भाई विनम्र निवेदन करता है। अगर आप में से कोई स्टॉकहोम, बर्लिन, प्राग, वियना या ज्यूरिक में हो तो मुलाकात की कोशिश कर सकते हैं। ईमेल आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। खूब ख्याल रखिए, खूब जागृत रहिए। किसी को गाली देना बहुत आसान है, किसी के साथ सक्रिय संवाद करना जिसमें आलोचना का पुट भी हो और जिसमें आपकी सलाह भी हो और अगर दुरुस्त लगे तो सराहना भी हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये संवाद का सिलसिला चलता रहेगा। आप देखते रहिए लल्लन टॉप।